एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 21 केसेस दर्ज हुए थे। हंगामे से बचने के लिए भैया अब अगर बॉडी नहीं दिखाई तो दिक्कत हो जाएगी, अपन दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप बॉडी को देख सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल, कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज to demand justice for the trainee doctor who was raped and killed in the city. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल In the horrific rape and murder case. और वो ऐसी लाशें थी जो विचक्त हो चुकी हैं, जो सड़ रही हैं, ऐसी लाशों के साथ संबंध बनाए गए। एग्जैक्ट आँख पे ही निशाना साधा चूहों ने, और दोनों आँखें बोले चूहे दोनों खा गए। अपनी पत्नी को इतना मारा था कि उसके पत्नी के गर्भ में एक 3 माह का बच्चा था, वो बाप रे बाप, मर गया था। अपराधियों की ये मानसिकता भी हो जाती है जब वो अपना कोई शिकार ढूंढ लेते हैं कि अरे उसको तो मैं बर्बाद करके रहूँ। सभी के सभी जब चेक किया गया इन्हें कि ये कौन थे, तो सारे के सारे नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे साथ हमारे गेस्ट अमन कुमार शिंदे जी एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्राइम स्टोरीज के विशेषज्ञ हैं। द केस चैनल पर अपने बहुत सारी क्राइम स्टोरीज लेकर के आते हैं। आप इनकी आवाज़ में सुनते रहते हैं, पसंद भी करते हैं। सोशल मीडिया के हिसाब से देखा जाए, जो सोशल मीडिया का ट्रेंड होता है, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़, इन सब के हिसाब से देखा जाए तो हमें पॉडकास्ट काफ़ी लेट कर रहे हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम लोग इस पर लेट बात कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम लोग अब भी इस पर बात कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत सारे खुलासे करेंगे जिसे सुन करके कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी सर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी बातें, ऐसे कुछ तथ्य, ऐसे फैक्ट्स आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं। अमन भाई। जी सर। सबसे पहले तो कहानी बताइए। ये तह में तो हम बाद में जाएंगे पहले इन सब चीज़ों के, लेकिन सबसे पहले कहानी अपने शब्दों में आप इसको बताइए। लोगों ने इतना ही सुना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज है कोलकाता में। कोलकाता जो सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है आंकड़ों के हिसाब से। जी जी जी। उस शहर में ये घटना हुई है। उस शहर का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, और उसमें संजय रॉय नाम के शख्स ने जो ये कृत्य किया है, इतना ही कहानी आपको मालूम होगी जी। बट इस कहानी को डिटेल में, इस घटना को, पूरे घटनाक्रम को बारीकी के साथ अमन भाई आप सबको बताने जा रहे हैं। जी अमन भाई। जी सर, शुरुआत करते हैं। सन इसकी जो शुरुआत होती है, एक बार बंगाल का इतिहास हम देखेंगे कि बंगाल अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ऐसी तमाम चीज़ें हैं। एक ट्रेडिशनल प्रदेश के तौर पे हम बंगाल को जानते हैं। और सन 1886 में ये अस्पताल था जो बनाया गया था, और ये काफ़ी पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा इसको समय हो गया है। और ऑब्वियसली कि ये जो अस्पताल है नामी गिरामी ही है। सन 1948 में इसे जो राधा गोविंदकर जी हैं, उनके नाम पर इसको रखा गया था, इस अस्पताल का नाम। और फिर उसके बाद से ये चीज़ें जो है चलती आ रही हैं, और तमाम डॉक्टर्स आए गए इस अस्पताल में, अपनी सेवाएं दी उन्होंने, इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि कॉलेज और अस्पताल जो है एक ही जगह पर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मेडिकल कॉलेज जी, आप अस्पताल में आपका कोई परिचित भर्ती है तो बहुत सारे ऐसे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट टाइप के कुछ डॉक्टर्स आकर चेक करते हैं, बॉटल वगैरह देखते हैं कि इनको ड्रिप लगी है कि नहीं, इनका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये सारे ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं जो MBBS कंप्लीट करते हैं। तो ऐसी ही एक लड़की थी। इस वीडियो में भी मैं एक काल्पनिक नाम ही इस लड़की का लेना चाहूँगा, इस लेडी डॉक्टर का जिनके साथ ये हुआ, क्योंकि मैं लीगली अलाउड नहीं हूँ उनका पूरा नाम लेने के लिए। तो एक जो है एक नाम मैं मीता लेता हूँ इसमें, इनका एक इमेजिनरी नाम मैं रख रहा हूँ। तो मीता भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, और मीता के जो पिताजी थे स्कूल ड्रेसेस सिला करते थे, और स्कूल ड्रेसेस सिल के ही वो अपना गुजर बसर करते थे। और इनके परिवार में सिर्फ 3 लोग ही हैं, मीता के पिता और मीता की मम्मी। अब जैसे तैसे ये मीता को
पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी स्कूली शिक्षा के बाद उसकी कॉलेज की पढ़ाई करवाते हैं। MBBS कंप्लीट करने के बाद वो इस अस्पताल में आती है और एज अ जूनियर ट्रेनी डॉक्टर अपॉइंट होती है और अपनी सेवाएं देना शुरू करती है। कुछ ही साल बचे थे कि मीता के परिवार के सारे सपने पूरे होने वाले थे। मीता एक सीनियर डॉक्टर बनती, पर वो जी थे में ही सिमट कर रह गए सारे सपने, क्योंकि 8 और 9 अगस्त की रात को जो हुआ वो कभी कोई ऐसे याद नहीं करना चाहेगा। पर चूँकि हमारे दर्शक हैं जिनके लिए हमें ये सब बताना बेहद ज़रूरी है, तो हम ये जो कहानी है आप सभी के सामने रख रहे हैं। 8 जून 2024 8 अगस्त, हाँ सॉरी 8 अगस्त जी। 2024। और ये रात ऐसी थी जब सभी एक्साइटेड थे। पहली बार चूँकि ओलंपिक देखने के लिए लोग जाग रहे थे रात के 1 बजे तक, क्योंकि नीरज चोपड़ा का मैच होने वाला था। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि विनीता फोगाट जो है डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं अपना 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से। तो पूरा देश पहले ही दुखी था, और उस दुख को भुलाने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा जो है हमारे लिए गोल्ड ज़रूर लेकर के आएंगे। तो 9 अगस्त की जो 8 से 9 अगस्त के दरमियानी जो रात थी, रात के 12 बजे के बाद 9 अगस्त हुई, और नीरज चोपड़ा का मैच हम सभी ने देखा। और मीता भी अपने 2 डॉक्टर्स, जो 2 जूनियर डॉक्टर्स थे उनके साथ, मीता के साथ, और एक इंटर्न डॉक्टर था। ये 4 लोग थे। मीता चूँकि सेकेंड ईयर की सीनियर डॉक्टर थी, और जो 2 इसके साथ जो फीमेल डॉक्टर्स थीं, एक का नाम था आरका, एक का नाम था सुमित्रा, और वो फर्स्ट ईयर की जूनियर डॉक्टर्स थीं RJ मेडिकल कॉलेज में। और एक इंटर्न था, शुभदीप नाम का एक इंटर्न था। तो ये चारों लोग रात के 1-1:30 बजे तक नीरज चोपड़ा का मैच देखते हैं, और नीरज चोपड़ा सिल्वर जीतते हैं। फिर उसके बाद चूँकि 36 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है सभी जूनियर डॉक्टर्स की, तो वैसे ही इन जूनियर डॉक्टर्स की भी 36 घंटे की ड्यूटी थी, जिसके लिए रात के 10 बजे इनको आना होता था। और यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं कितना मतलब हैरेस किया जाता है। 36 घंटे का उनका स्लॉट होता है जिसमें उनको काम करना पड़ता है, और उस 36 घंटे के अंदर उनको नाम मात्र के लिए, उनको जैसे इनको खाना खाने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए कहीं बैठ करके आराम कर लिया, इतनी ही छुट्टी दी जाती है। क्यों मन भाई? जी बिल्कुल सर, क्योंकि आप अपना देखिए, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। मतलब अस्पताल कहता है कि आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, हम आप पे एहसान कर रहे हैं। हमारा हाथ आपके सिर के ऊपर है, आपको रहना हो तो रहो, करना हो तो करो, जाना हो तो जाओ, आपकी मर्जी। हमारी कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। आपको खाना हो अपने हिसाब से खाओ, आपको सोना हो अपने हिसाब से, जहाँ आपकी व्यवस्था हो वहाँ सो। आपको बस 36 घंटे की ड्यूटी करनी है। अगर डॉक्टर बनना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और कोई भी व्यवस्थाएं जो है प्रॉपर जूनियर डॉक्टर्स के लिए, जो जूनियर ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए नहीं की जाती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, और यही दुर्भाग्य एक बहुत बड़ा जो कांड का रूप ले गया उस रात को। ये हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से हमारे देश के लगभग सभी हॉस्पिटल में यही स्थिति होगी। हाँ सर, लगभग सभी। हाँ, ट्रेनी डॉक्टर। मैंने अपने भोपाल के सारे अस्पताल जितने भी लगभग मैंने विजिट किए हैं उसमें, और इंदौर के जितने भी तमाम मैंने अपनी आंखों के सामने, और हम देखते ही हैं कहीं पे भी कोई ऐसा नियम भी हमें देखने को नहीं मिला, या कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली कि जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के लिए कोई सेपरेट रूम हो या सेपरेट उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलता है, जबकि सरकार से इतना पैसा और इतनी फंडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं पारित होकर के आती हैं अस्पतालों में, उसके बावजूद भी ये पैसा कहाँ जाता है, ये तो बस एक संशय का विषय भी है और संदेह का विषय भी है। तो ऐसे ही उस रात ये जो चारों लोग थे अपना खाना वगैरह कंप्लीट करते हैं। 2 बज जाते हैं सर इनको खाना खाते खाते, और 2 जैसे ही बच जाते हैं तो उसके बाद चूँकि अस्पताल में भी रात का जो माहौल होता है, और अस्पताल में बीमार लोग जितने भी भर्ती होते हैं वो भी सो ही जाते हैं। हाँ, इमरजेंसी पड़ती है, अगर कोई ड्रिप ख़त्म हो गई है, कोई बॉटल लगनी है, या किसी को इंजेक्शन लगना है, किसी का एकदम से ब्लड प्रेशर, तो एक इमरजेंसी के लिए भी जो है डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। बट इमरजेंसी के लिए डॉक्टर अवेलेबल होते हैं फर्स्ट ईयर के। मतलब यहाँ पे भी मतलब आप जितने जूनियर होगे आप उतना मतलब आप पे उतना कार्यभार बढ़ाया जाएगा। तो मीता के साथ जो 2 जूनियर डॉक्टर्स थीं, सुमित्रा और आरका, इनके लिए एक ऐसा रूम जो उस अस्पताल के 4th फ्लोर के कॉरिडोर में था,
कि आप खाना खाने के बाद वहाँ विश्राम करने जा सकती हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो उसी रूम में आपको मतलब उसी रूम में बुलाया जाएगा, उसी रूम में जो भी सो रहा होगा या सो रही होगी उसको ही बुलाया जाएगा इमरजेंसी में। तो जूनियर डॉक्टर्स पे ये बात आती है। तो वो जो दोनों थी वो उस रूम में जा कर के विश्राम करने चली गई। और जो साथ में एक इंटर्न डॉक्टर था शुभोदीप नाम का, वो वहीं पर उसी फ्लोर पर एक और इंटर्न्स के लिए एक रूम बनाया गया है जहाँ पे उतनी कोई ख़ास सुविधा नहीं है, सिर्फ एक पंखा लगा है, एक बेड वगैरह लगा है, तो वो वहाँ जाके सो गया। ये था लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का वाक़या। और यहाँ पे जो मीता है वो 4th फ्लोर के ही एक सेमिनार हॉल है, कॉरिडोर के बगल में ही सेमिनार हॉल है। और सेमिनार हॉल जैसे कि हम देखते हैं कि कोई साउंड प्रूफ, लोग कह रहे हैं कि साउंड प्रूफ था, पर ये साउंड प्रूफ दरअसल नहीं था। जो पिक्चर्स सामने आई हैं सेमिनार हॉल की, वो कई सारे दरवाजे उसमें हैं, नॉर्मल सा रूम है, बस कभी कभार 20, 25, 30 लोगों की अगर कोई मीटिंग करना हो, अगर कोई कॉन्फ्रेंस करना हो, अगर कोई ख़बर बतानी हो तो उन लोगों की मीटिंग वहाँ पे हुआ करती थी। तो ये सिर्फ नाम का सेमिनार हॉल आप इसे मान सकते हैं। तो वहाँ पे जाके मीता जो है आराम करने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये इसीलिए भी क्योंकि मीता लगातार कई घंटों से अपनी ड्यूटी कर रही थी, मीता को नींद भी बहुत आ रही थी। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि फर्स्ट ईयर की जो दोनों जूनियर ट्रेनीज़ थीं वो ऐसे रूम में थी जहाँ पे बुलाया जा सकता है इमरजेंसी में, पर सेमिनार हॉल में इमरजेंसी में बुलाया नहीं जा सकता। सेमिनार हॉल में अगर कोई है तो ठीक है, उसे सोने दिया जाए, उसे आराम करने दिया जाए, ऐसा कुछ था। और ये पहली बार नहीं था जब मीता सेमिनार हॉल में सो रही थी। इससे पहले भी मीता जब भी वहाँ पर ड्यूटी किया करती थी तो सेमिनार हॉल में वो आराम कर लिया करती थी। तो ऐसे ही मीता को लगभग 2:30 से 2:45 बजे के लगभग मीता सेमिनार हॉल में एंटर होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ कोई ऐसी ख़ास व्यवस्था नहीं थी। एक पुराना सा गद्दा पड़ा हुआ था, एक पुराना पंखा हम उस रूम में देख सकते हैं, और कुछ पुरानी चीज़ें, एक तस्वीर भी जो सामने आई थी उसमें जो हमको देखने को मिला कि ये सब पुराना सब कुछ रखा हुआ था। एक जुगाड़ आप कह सकते हैं सर, जैसे कैसे अपन ट्रेन में कभी ट्रैवल कर रहे हों और जनरल में कभी फंस गए हों तो हम जुगाड़ बनाते हैं कि यहाँ सो जाएं, वहाँ सो जाएं। तो ऐसे ही जुगाड़ वाला ये काम था। और यहाँ पे जो है मीता जो है आराम से सो जाती, जो कि मीता बहुत ही गहरी नींद में थी, लगातार पेशेंट्स को देखना, चूँकि इतना बड़ा अस्पताल है। अब सर यहाँ पे होता है कि ये सो जाती है, सब आराम करते हैं। और रात के लगभग 3:45 मतलब 3:45 से 4 बजे के बीच में संजय रॉय नाम का एक शख्स, जो कि सिविल वॉलंटियर जो होते हैं, सिविल वॉलंटियर, हाँ, मतलब सिविल वॉलंटियर वही जो अपनी कुछ जो थोड़ा आसान शब्दों में आप दर्शकों को बता दीजिए कि एक्चुअल में जैसे सर कहीं पे पुलिस बल की आवश्यकता हो या पुलिस की गाइडलाइन में दिए गए निर्देश हों तो उसे कवर अप करने के लिए जब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, तो वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं। वो एक पोस्ट होती है सिविल वॉलंटियर्स की, जो थोड़ी कम तनख्वाह पे अपॉइंट किए जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा बल्क का काम होता है तो ये सिविल वॉलंटियर ही सारी चीज़ें, ये सारे काम संभालते हैं। तो वो सारे पुलिस ऑफिसर्स क्योंकि उस वक्त नहीं आ सकते, तो एक पोस्ट होती है सिविल वॉलंटियर की जो थोड़ा जूनियर पोस्ट पे होते हैं, पर ये पुलिस नहीं होते सर। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये प्राइवेट संविदा टाइप का, हाँ, ये आप मान सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो संजय रॉय था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मतलब पेशेंट्स को बेड दिलवाने के नाम पे, आपका इलाज हम करवा देंगे उसके नाम पे पैसे ऐंठता था। और इसका ये बाकायदा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल लोगों से इसके कॉन्टैक्ट हाँ, जी बिल्कुल। और जो इस अस्पताल के प्रिंसिपल हैं संदीप घोष जी जो हैं इस अस्पताल के प्रिंसिपल, उनसे भी जो है एकदम पर्सनल टर्म्स थे, कभी भी आना जाना, और बेरोक टोक ये अस्पताल में जाता था, बेरोक टोक ये अस्पताल से आता था। मतलब इसके लिए ऐसा था कि घर जैसा, कभी भी आऊँगा कभी भी जाऊँगा। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा सर। ये एक नंबर का शराबी, अय्याश, पॉर्न मूवीज़ की इसे लत थी देखने की, और ये अक्सर रेड लाइट एरियाज़ में जाता था। और ये अक्सर वहाँ पे महिलाओं को छेड़खानी करना या बुरी नज़रों से देखना, मतलब कुल मिला के जितने भी लोग संजय रॉय को जानते थे उन सभी की नज़रों में संजय रॉय एक वहशी दरिंदर से कम नहीं था पहले से ही। अब संजय रॉय जो है 3:45 से 4 बजे के लगभग सेमिनार हॉल में एंटर होता है। ये शराब के नशे में था। और उसके बाद की कहानी जो है कि
सुबह हो जाती है और सुबह लगभग 6 सवा 6 के आसपास एक जो अपने अस्पताल का एक अस्पताल कर्मी होता है वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और जैसे ही वो जाता है तो जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि यार यहाँ पे कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है। वो जो बेड था उस पे ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी है और जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसका हाथ की जो पोजीशन है वो इस तरह से है जैसे कोई सोता है तो कैसे अपन एक हाथ अपने आंखों पे रख लेते हैं, अगर लाइट ना कोई लाइट जला दे तो कैसे एक हाथ अपन ना मम्मी लाइट बंद कर दो, इस तरह से इस पोजीशन में उसका हाथ है। ऊपर के जो उसके कपड़े हैं, सलवार जो पहनी हुई है मीता ने वो पहना हुआ है, पर नीचे से जो पैर हैं वो पैर की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। वो 90 डिग्री में पैर दिख रहे हैं और नीचे जो है कोई वस्त्र नहीं है, मतलब इस बॉडी पे के निचले हिस्से पे कोई वस्त्र नहीं था। और इस व्यक्ति ने जब पास जा कर के देखा तो वहाँ पे आसपास खून ही खून पड़ा हुआ था सर, खून ही खून पड़ा हुआ था। वहाँ पे मीता का फ़ोन पड़ा हुआ था, मीता का लैपटॉप पड़ा हुआ था और वहाँ पे मीता का फूटा हुआ चश्मा पड़ा हुआ था। मीता की आंखों से खून बह रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और उसकी जो बॉडी थी वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थी। और वहाँ पे एक नेक बैंड भी पड़ा हुआ था। ये नेक बैंड की कहानी पे हम आएंगे। तो जैसे ही वो व्यक्ति देखता है कि अरे ये क्या, ये क्या देख लिया मैंने, मतलब उसका वो उसको होश ही नहीं होता, उसको बिल्कुल होश नहीं होता। वो बदहवास सा भागता हुआ गेट से बाहर निकलता है, सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और ज़ोर से चिल्लाता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और देखो देखो क्या है यहाँ पे। तो जैसे ही वो चिल्लाता है तो अब सभी लोग सुबह के 6:15 6:30 के लगभग का ये टाइम था। तो भाई उसकी चीख पुकार सुन के जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी लोग जाग चुके थे, जो सो रहे थे वो जाग गए और जो जाग गए थे वो सेमिनार हॉल की तरफ पहुँच गए, मतलब सभी के सभी 4th फ्लोर पे पहुँच गए। अब वहाँ जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे भीड़ लग गई देखते ही देखते। तो और वो वहाँ पे देखते हैं सभी के सभी और उनके सामने एक भयानक मंजर था। मीता की ये जो डेड बॉडी थी वहाँ पे उनके सामने होती है। अब ऑब्वियसली कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी आते हैं भागते भागते घबराते हुए, जो अब उस वक्त अस्पताल में थे। तो काफ़ी सारे लोग जब अगल बगल खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, तो बोलते हैं एक मिनट थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए, हमें देखने दीजिए ये जो बच्ची है इसकी सांसें चल रही कि नहीं। उन्होंने सांसें चेक की पहले उन सीनियर डॉक्टर्स ने कि ये ज़िंदा है या नहीं। तो जैसे ही उन्होंने चेक की तो ये साबित हो चुका था कि इस बच्ची की जो है सांसें उखड़ चुकी हैं, ये इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। अब पूछा जाए तो कौन है ये, कौन लड़की है, कौन स्टूडेंट है, डॉक्टर है, कौन है, तो बताते रहे ये 2nd ईयर की ट्रेनी डॉक्टर। अच्छा, ये भी नहीं पता था उस समय, मतलब जिस सर इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा अस्पताल है, बताइए मतलब डॉक्टर्स तक को पता नहीं कि ये कौन है क्या है, मतलब पूछा जाता है वहाँ पे भी। मतलब ये भी एक सवाल या निशान है कि भाई एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर 2nd ईयर की, आपको पता ही नहीं है कि ये कौन है, पूछ रहे हैं। फिर कुछ लोग जो वहाँ थे वो कहते हैं कि ये 2nd ईयर की हमारी ट्रेनी साथी है, और उनके जो साथी होते हैं वो बताते हैं कि ये जो 2nd ईयर की मीता है। तो अब सर यहाँ पे 7 बज जाते हैं सुबह के, और सुबह के 7 बजे ड्रामा होते हैं। हाँ, 7 बज जाते हैं सुबह के, और अभी तक कोई पुलिस को कॉल नहीं किया गया। और यहाँ पे जो है जितने भी लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके खड़े हो गए थे वो बहुत आक्रोश में हो जाते हैं, और अब उनका जो गुस्सा है चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो बाहर निकलते हैं और बस ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैल जाती है। 7 बजे के लगभग ही प्रिंसिपल साहब जो थे संदीप घोष जी, उनको कॉल किया जाता है, अरे प्रिंसिपल साहब जल्दी आइए, ये अस्पताल में ऐसा हो गया है। अब प्रिंसिपल साहब का जो घर है सर वो उस जगह से आधे घंटे की दूरी पे है। अब प्रिंसिपल साहब कोई जैसे ही पता लगता है तो वो आते हैं, उनको 1 घंटा लग जाता है, मतलब 8 बजे तक वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अब जैसे ही 8 बजे पहुँचते हैं देखते हैं अरे ये जो माजरा है, अरे ये क्या हो गया है, जो भी देखते हैं उनकी आंखों के सामने जो भी मंजर था, तो भीड़ आक्रोशित और बॉडी पड़ी हुई है, सभी हैरान। ये भी सहम से उठे थे क्योंकि भाई इनकी एक साख थी, इनकी एक इज्जत थी, तो इन्हें भी डर तो लगा कि भाई ये क्या हो गया। अब सर अभी भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की जाती है। आप सोचिए, मतलब 7 बजे बताया गया प्रिंसिपल साहब को कि आप जल्दी से आ जाइए,
8 बजे तक प्रिंसिपल साहब पहुंचते हैं। मतलब प्रिंसिपल साहब पहले पुलिस को कॉल नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी थी कि पहले वो पुलिस को कॉल करें कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, जल्दी आप पहुँचिए, मैं भी पहुँच रहा हूँ। ये एक जिम्मेदार प्रिंसिपल की निशानी होती है। बट नहीं, प्रिंसिपल साहब ने कोई पुलिस को कॉल नहीं किया, सीधा खुद ही उठ के आ गए। 8 बज जाते हैं, 8 के 9 तक बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं और अभी भी जो है पुलिस को कोई भी इत्तला नहीं किया गया था। बट अब चूँकि वहाँ पे हंगामा काफ़ी बढ़ गया था, अस्पताल में सभी लोग आक्रोशित हो चुके थे, ये चीज़ें जो भी थी उनके सामने थी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो अब जाके जो हैं ये संदीप घोष महाशय जो प्रिंसिपल हैं वो फ़ोन लगवाते हैं पुलिस, अपने जो पास का जो पुलिस है वहाँ पे पुलिस आती है, देखती है ये मामला है जो भी है। अब पुलिस जो भी तफ्तीश वगैरह वहाँ पे करती है और देखते ही देखते सर 11:30 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं। और अब जाके 11:30 बजे इस बच्ची के घर पे फ़ोन लगवाया जाता है। जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे वो अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से कह के फ़ोन लगवाते हैं और पहले 11:30 बजे फ़ोन लगाया जाता है मीता की मम्मी को। और जैसे ही मीता के पेरेंट्स फ़ोन उठाते हैं, मीता की मम्मी थी फ़ोन पे कहा जाता है, तो उन्हें बताया जाता है कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। तो मीता की मम्मी घबरा जाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ। तो आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अस्पताल आ जाइए। ये संदीप घोष जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जी से फ़ोन लगवाया था, इसके पेरेंट्स को फ़ोन लगाया, वो भी तब जब हंगामा ज़्यादा देखा उन्होंने, तभी 9 के 11:30 बज गए हैं, 2.5 घंटे और वेस्ट हो गए। फ़ोन लगाया जाता है। अब मीता की मम्मी घबरा जाती हैं, फ़ोन काट दिया जाता है। तो मीता की मम्मी रिटर्न फ़ोन लगाती हैं ये पूछने के लिए कि हुआ क्या, क्योंकि एक रात पहले ही 11:30 बजे रात को मीता की उसके घर पे बात हुई थी। मतलब 10 बजे ये आती हैं, 10 बजे इनका अस्पताल आने का टाइम था और 36 घंटे की जो भी ड्यूटी थी उसको कंप्लीट करके दिन में ये जो है वापस जाने का ऐसी कुछ टाइमिंग थी मीता की। अगली बार फिर जो मीता की मम्मी है फिर से फ़ोन लगाती हैं रिटर्न ये पूछने के लिए कि भाई हुआ क्या है, ये तो बताइए। घबरा जाती हैं क्योंकि हर माँ बाप घबरा जाएंगे अगर किसी का बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा हो और उन्हें ऐसा फ़ोन लगा के बताया जाए कि जल्दी आ जाइए, तो कोई भी घबराएगा। अब जब ये रिटर्न फ़ोन लगाती हैं मीता की मम्मी वापस उसी नंबर पे और पूछती हैं कि बताइए तो सही क्या हुआ सर, बताइए। तो इस बार कहा जाता है यहाँ से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जी की तरफ से, जो कि संदीप घोष जी ने ही कहा था ऐसा कहने को, कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप आ जाइए। तो अब जो है मीता के जो पेरेंट्स होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वही बात कि 11:30 बजे तो उसने फ़ोन पे बात की थी हमसे कि मम्मी मैं ठीक हूँ, साथ में हूँ हम लोग, अभी रात को हम नीरज चोपड़ा का मैच देखेंगे, फिर बढ़िया से जो भी है। अभी तो 11:30 बजे रात को बात हुई और आप सुबह फ़ोन लगा के कह रहे हो, 12 घंटे बाद फ़ोन लगा के कह रहे हो हमें कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला आप तो आ जाओ जल्दी से। अब मीता के घर वाले घबरा चुके थे, चूँकि मीता का जो घर था सर अस्पताल से 1 घंटे की दूरी पे था, तो उनको पहुंचने में और 1 घंटा वहाँ पे लग जाता है। ये लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच उनको फ़ोन लगाया गया था इसी दरमियान, और उनको पहुँचते पहुँचते 12 साढ़े 12 के लगभग का समय हो जाता है वहाँ पे। और जैसे ही ये पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी बेटी को दिखाओ, हमारी बेटी को दिखाओ। तो यहाँ पे जो है सर देखिए, एक माँ बाप को ही अपनी बेटी की बॉडी को नहीं दिखाया जाता और कहा जाता है कि नहीं अभी रुको। और अस्पताल प्रशासन की तरफ से होता है, और अस्पताल प्रशासन की तरफ से सर पुलिस भी जो थी वहाँ पे मौजूद तो थी, बट जो था कि बॉडी को देखने नहीं दिया जा रहा था, बॉडी को एक संरक्षण। मतलब कितना आप समझ सकते हैं कि ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि मर्डर हुआ है। हाँ जी, मतलब पहली बात तो नहीं कह सकते कि रेप हुआ, क्या हुआ है जी, इतना तो दिख ही रहा था, बॉडी की हालत देख करके ऐसा लग रहा होगा मर्डर हुआ है। जी। उसके बाद भी पुलिस बॉडी को अपने संरक्षण में लेने के लिए इतना समय लगा देती है। और सर वही तो कि यहाँ पे पुलिस की भी इतनी बड़ी ढील हमें देखने को मिली कि पुलिस द्वारा भी इतना समय लगा दिया गया। और इनको कहा गया था कि सुसाइड कर लिया है इसके मम्मी पापा को, बट हुआ ये कि जब 3 घंटे बीत गए, 3 बज गए, 12 से 3 बज चुके थे और 3 घंटे तक जो है नहीं दिखाया गया बॉडी को, इनके मम्मी पापा को, मीता के मम्मी पापा को ही बॉडी नहीं दिखाई गई। एक पेरेंट्स
पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। तो हंगामा बहुत होने लगा, और उस हंगामे से बचने के लिए भैया अब अगर बॉडी नहीं दिखाई तो दिक्कत हो जाएगी, अपन दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बॉडी को देख सकते हैं। और जब मीता की मम्मी पापा जाते हैं, बॉडी को देखते हैं, साफ साफ उस बॉडी को देख करके ये पता चल रहा था कि ये सुइसाइड हो ही नहीं सकता सर। और पोस्टमार्टम की भी तब तक प्रक्रिया होने वाली थी 4 बजे। 3 बजे बॉडी को देखते हैं, 4 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने वाली थी। और उसी बीच एक रिपोर्ट और आई, मतलब पोस्टमार्टम के पहले भी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में जो विवरण दिया गया था बॉडी का, कि बॉडी में कहाँ कहाँ इंजरीज़ हैं, तो वो सुनकर कोई भी सिहर उठेगा, किसी का भी कलेजा फटकर चूर चूर हो जाएगा कि उसके सिर में, हेड में इंजरी थी। आँखों में जो थे चश्मे के कांच घुसे हुए थे, तो उसमें भी इंजरी थी। कंधा टूटा हुआ था। लेफ़्ट हैंड की जो रिंग फिंगर होती वो टूटी हुई थी। गला जो था सर, गर्दन जो थी वो तोड़ी गई थी, मतलब गर्दन बाकायदा तोड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, तोड़ी गई थी गर्दन। कमर पे वार किया गया था बहुत बुरा, और जो प्राइवेट पार्ट था वो बुरी तरह से ज़ख्मी था, प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो ये सारी इंजरीज़। और हाँ, जो पेल्विक गर्डल है लड़की का, जो 2 पैर होते हैं एक इंसानी शरीर में, उसे इस तरह से खींचा गया था जैसे 90 डिग्री में खींच के कैसा कोई चीज़ तोड़ दी जाती है, तो उस तरह से लेग्स थे इस बॉडी के। मुझे बताते हुए सर बड़ा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, पहली बात जो आई रेप की, जी, मर्डर की, जी, तो एक तो होता है कि किसी ने रेप किया जी, और आपने बचने की कोशिश की, विक्टिम ने बचने की कोशिश की, और उसे आपने जो है किसी तरीके से, भाई एक औरत जो होती है, जाहिर सी बात है, ये फैक्ट तथ्यात्मक बात है कि अगर एक हट्टा कट्टा मर्द है तो उसके सामने एक औरत टिक नहीं सकती है। फिर भी वो अपने आबरू को बचाने के लिए अगर हाथ पांव मारती है तो भी उसे नॉर्मली थोड़ी बहुत चोट आएगी या कुछ होगी। लेकिन जिस तरीके से आप जो विवरण दिया आपने, जो बताया, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो था जिसने ऐसा किया, वो बहुत ही ज़्यादा उसके मन में उसके प्रति नफरत रही होगी। जी बिल्कुल। और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ रेप करने के लिए नहीं हुई होगी, कि सिर्फ क्यों। तो ये तह खोलेंगे, थोड़ा कहानी में आगे पढ़ेंगे। जी हाँ अमन भाई। तो सर ये सब जब रिपोर्ट आती है और इसमें सब जो विवरण होता है, और जैसा कि आपने कहा कि ये तो मतलब एक इतनी इंजरी मार्क्स तो मतलब सोचने का विषय है। और जब ये चीज़ सामने आती है तो मामला फिर और गर्माता है। 4 बजे के लगभग पोस्टमार्टम हो जाता है, और पोस्टमार्टम 4 बजे से 6 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाता है। 6 बजे जो है बॉडी वापस मतलब पेरेंट्स को सौंपी जाती है। बट एक प्रक्रिया होती है सर वहाँ पे, मतलब ये प्रक्रिया के बारे में मुझे खुद पता लगा कि यहाँ पे जो अंतिम संस्कार है वो मतलब पुलिस वाले ही करते हैं, ऐसा कुछ है शायद, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट ये जो बॉडी थी इसको नहीं, पोस्टमार्टम की जो पुलिस का उतना ही काम होता है जहाँ तक मुझे पता है। जी जी जी। कोई सुसाइड वाला केस हो, कोई मर्डर वाला केस हो, एक बार अगर पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी जो है परिवार वालों को सौंप दी जाती है, और परिवार वाले अपने हिसाब से डेफिनेटली पहले सभी को यही लगा था जब शुरू में केस आया था कि भाई अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा। बट यहाँ पे एक केस जो है बात सुनने को आई है कि पुलिस उस बॉडी को लेके गई, और जो मुक्तिधाम होता है वहाँ पे मतलब 2 और केसेस वाली बॉडीज़ थी, उनको हटा करके, उनको पीछे करके आगे उस लाश को रख के कि भैया इसको जल्दी से जल्दी आप ठिकाने लगाएं, ऐसा करके उस लाश को जो है वो मतलब अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है। और साथ में यहाँ पे ये मतलब ये भी एक बात सस्पिशियस है कि ऐसा क्यों किया ये ऐसा क्यों किया गया भाई, जबकि ये है पुलिस में उसका क्या काम जी हाँ, और यहाँ पे पुलिस का क्या काम था, तो इस तरह से कर दिया जाता है। पुलिस उस कंडीशन में होती है जब कोई बॉडी लावारिस होती है, उसका डेफिनेटली सर, और उसको करते हैं। और जब सर ये भी बताया जा रहा है कि जब वही अंतिम संस्कार में 2 जो लावारिस बॉडी थी जो आगे थी, जिनका अंतिम संस्कार होना था, उनको पीछे करके ये लाश को आगे करके, ये बॉडी को आगे करके उसका जल्दी से जल्दी बोले उसको जल्दी से जो है आप अंतिम संस्कार कीजिए, ऐसा करके पुलिस ने आगे रह करके ये चीज़ करवाई है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है।
8:30 बजे के लगभग ये सब हो जाता है। जबकि हम हिंदुओं में तो ये रीति रिवाज है कि भाई सूर्योदय के बाद ही ये सारी चीज़ें होती, सूर्यास्त के बाद ये नहीं होती। बट यहाँ पे 8:30 बजे, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सर 8:30 बजे के लगभग ये चीज़ें की गई। 8:30 बजे के लगभग अंतिम संस्कार किया गया। और सर बताइए अब जो है, जो मामला गरमाया, ये सारी चीज़ें होती है, अब मतलब लाश सर मिली सुबह 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, ठीक है। 7 बजे तक फ़ोन लगाया जाता है, 8 बजे तक प्रिंसिपल आते हैं, 9 बजे तक कुछ नहीं होता है, 9 बजे तक पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है, इनको 11 बजे फ़ोन लगाया जाता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स आते हैं, 12 बज जाते हैं, 3 बजे लाश दिखाई जाती है, 4 से 6 के बीच में पोस्टमार्टम होता है, 8:30 बजे तक ये लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और 11:45 पे रात में अब FIR की जाती है। बताइए, मतलब कि अब तक के भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि इतना संगीन मामला हुआ और FIR जो है इतने घंटे के बाद जो है दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट और FIR में सर अंतर अगर दर्शक नहीं जानते तो मैं बता दूं कि रिपोर्ट जो होती है वो सिंपल रिपोर्ट होती है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, आप अगर थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। बट अगर मामला संगीन है, मामला सीरियस है, जिसमें अपराध की श्रेणियाँ, जो अपराध की श्रेणियों में गिना जा सकता है, उन कंडीशन में FIR होती है, जिसमें सिस्टमेटिक, हाँ रिपोर्ट मतलब मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट सिंपली फाड़ भी सकता है के लिए किया जाता है कि पुलिस फाड़ भी सकती है कि लो तुम्हारी रिपोर्ट, आपको सांत्वना देने के लिए आपको कि हाँ भाई आप गए थे। जी जी। और रिपोर्ट पुलिस वाले आपसे खुद ही लिखवाते हैं। जी जी, लिखो क्या क्या लिखा, और फिर आप जी, और आपका एक सिग्नेचर लेते हैं उस पर। जी जी, और फिर वो रख लेते हैं, उसका कोई जो कि कोई मतलब नहीं, होता, निरर्थक होती है सर, उसे कभी भी फाड़ा जा सकता है रिपोर्ट को। बट FIR जो होती है संगीन मामलों में होती है और सिस्टमेटिक उसमें लिखा होता है, इसके बाद ये हुआ, FIR मतलब रिपोर्ट दर्ज हो गई, तो वो जो होता है कि हाँ, एक क्राइम दर्ज हो गया, एक अदालती कार्रवाई फिक्स है, उसमें अदालती कार्रवाई होना है। और पुलिस वाले FIR लिखने से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि इससे उनके एरिया का क्राइम रेट जो होता है वो बढ़ता दिखाई देता है। तो उसको कम करने के लिए पुलिस जो होती है FIR नहीं लिखना चाहती। जी जी, वो सोचती है कि क्यों फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए, जो भी है आप अपने हिसाब से सुलझा लो, उनकी रिपोर्ट खराब हो। वही तो सर यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं और ये FIR वगैरह जो होती है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। और जब मामला चूँकि सबके सामने आ चुका था, अगर ये चीज़ सिर्फ प्रिंसिपल के सामने होती, मुझे लगता है कि अगर प्रिंसिपल, कई लोग सर इसमें कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब कई लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल इसमें मिले हुए थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि सर अगर प्रिंसिपल इसमें मिला हुआ होता तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस बॉडी को वो ठिकाने भी लगवा देता। तो एक सोचने वाला विषय है, हो सकता है कि सोचने वाला विषय है, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं संदीप घोष जी की, उनका जो अभी तक का जो इतिहास है या जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्पिशियस रही हैं। तो आपने यहाँ तक कहानी बता दी कि FIR दर्ज होती है। अब उसके बाद क्या होता है संजय राय जी? बिल्कुल सर, किया गया बाद में कैसे क्या होता है? सबसे पहले पुलिस CCTV कैमरेज देखती है कि भाई सेमिनार हॉल की तरफ जो कैमरा है। सबसे बड़ी बात सर, सेमिनार हॉल में कोई CCTV कैमरा नहीं था, कोई CCTV कैमरा नहीं था। बताइए, मतलब ये 4th फ्लोर पे, मतलब बंगाल में 4th फ्लोर को 3rd फ्लोर कहा जाता है। ये चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा मेरे दर्शकों को, जितने भी हमारे, हाँ 4th फ्लोर जो हमारा होता है वहाँ पे 3rd फ्लोर कहा जाता है। इसलिए आपको कई सारे वीडियोस में 3rd फ्लोर भी सुनने को मिलेगा। कोलकाता में 3rd फ्लोर मतलब 4th फ्लोर, तो मैं 4th फ्लोर ही अपनी भाषा में ही कहूँगा। तो 4th फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल था, सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया था, ना ही उसके बाहर आसपास लगाया गया था जो सेमिनार हॉल को कवर करता हो, ना ही सेमिनार हॉल के अंदर। बस 4th फ्लोर पे और 3rd फ्लोर के कॉरिडोर के बाहर CCTV कैमरेज थे, और उन कॉरिडोर के कैमरे के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें देखी गई, तलाशी गई। और उसमें जब पुलिस ने चेक किया कि भाई CCTV कैमरे को चेक करो कौन कौन गया था, तो उन कॉरिडोर के कैमरे को ही चेक करके देखा गया कि भाई जो उस वक्त मीता के साथ थे, सुमित्रा, आरका, शुभोदीप और एक और था गोलन, जो कि स्टाफ मेंबर था, मतलब कभी भी कोई हेल्प के लिए कोई लगता है अस्पताल में तो वो था, और संजय रॉय जो 5वां शख्स था जो CCTV कैमरे में देखा गया। अब जब देखा गया तो संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंटर होता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में एक हेलमेट है
और उस जब वो जा रहा है तो वो जो टाइमिंग थी सर 3:45 से 4 बजे के बीच में थी रात की, मतलब सुबह सुबह के कह सकते हैं आप। और जब वो निकल रहा है तो वो टाइमिंग है 4:30, मतलब समझ लीजिए 30 से 40 मिनट वो सेमिनार हॉल के अंदर था। और जब पुलिस देखती है सीसीटीवी कैमरे में कि भाई जो संजय रॉय है सेमिनार हॉल के अंदर जब जा रहा है तो इसके गले पे एक नेक बैंड था लटका हुआ, ब्लूटूथ नेक बैंड, और जब ये वापस निकल रहा है तो इसके गले पे वो नेक बैंड नहीं है। और नेक बैंड हमें बॉडी के पास भी एक मिला है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि जब बॉडी के आसपास पर्स मिला था, ये फ़ोन मिला था, लैपटॉप मिला था, कोई भी चीज़ गायब नहीं थी यहाँ पे। अक्सर कई बार होता है कि चीज़ों को मिटाया जाता है, छुपाया जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें भी मिल गई थी। ये भी एक बहुत सोचने का विषय है। बॉडी के पास मीता का लैपटॉप था, मीता का फ़ोन भी वहीं पड़ा हुआ था। या तो उसे जानबूझकर ना हटाया गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट किया कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। तो वही जैसे ही नेक बैंड देखा पुलिस ने कि भाई नहीं है इसके गले पे, तो तुरंत गई पुलिस बैरक में जाके ये सो गया था संजय रॉय। वहाँ जाती है, उससे पूछताछ करती है। अभी भी ये नशे में ही था जब पूछताछ की गई थी। उसको होश में लाया जाता है जब उसको रिमांड पे लेते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर जो था वो उस नेक बैंड को इसके फ़ोन से कनेक्ट करता है ब्लूटूथ से, और वो फट से कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टेड। और वहाँ समझ में आ जाता है भाई ये संजय रॉय का ही है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तूने किया ये जो भी हुआ, तो वो बिल्कुल बिना संकोच के कहता हाँ मैंने किया, अरेस्ट कर लो मुझे, फांसी दे दो मुझे, मैंने किया, अरेस्ट कर लो मुझे, फांसी दे दो मुझे। ये उसके वर्ड्स थे संजय रॉय के। मतलब कई बार आपने देखा होगा ना, जब किसी कोई पूछता है तो बातों को पहले गोल गोल घुमाता है अपराधी, फिर पुलिस को शक होता है कि भाई इसकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर उससे पूछा जाता है कि भाई बता, सच बता क्या है, फिर उसको सख्ती से पूछते हैं तब बताता है। ऐसा होता है अक्सर केसेस में। बट ये बता रहा था हाँ मैंने किया, मैंने मारा, फांसी दे दो। ऐसा कह के पुलिस जो है उसको संजय रॉय को हिरासत में ले लेती है। और यहाँ पे सर पुलिस जब संजय रॉय को हिरासत में ले लेती है तो पुलिस इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानती है कि अरे हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट 24 घंटे के अंदर, हाँ 24 घंटे के अंदर हमने गिरफ्तार कर लिया, ये वो, और अपने आप की बड़ी वो तारीफ़ें करती है। और संजय रॉय का इतिहास भी मैं बता ही चुका हूँ सर। ये शराबी था, इसको पॉर्न मूवीज़ देखने की लत थी, शराबी था। और कुछ इसका 2016 में ये संजय रॉय जो है एज ए कुक उसी हॉस्पिटल में काम करता था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। जी। और बाद में उसने किसी कारणवश वो नौकरी छोड़ी और उसके बाद हो गया। बाद में जैसा कि आपने बताया कि उसे भी वॉलंटियर था, पुलिस में के साथ काम करता था, इस वजह से पुलिस में भी पकड़ थी। जी। उसकी शादी हुई थी, पहली शादी क्या नाम है, अपनी पत्नी को मारता पीटता था, वो शादी टूट गई। दूसरी शादी भी ऐसे ही टूटी, तीसरी भी ऐसी ही टूटी। दूसरी शादी ऐसी हुई थी कि उसमें ऐसा सुनने को मिलता है कि उसके अपनी पत्नी को इतना मारा था कि उसके पत्नी के गर्भ में एक 3 माह का बच्चा था, वो गर्भ में मर गया था। ऐसा ये था। तो मतलब एक इसका इतिहास रहा है कि ये महिलाओं पुरुषों, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पुरुष से इसकी झगड़ा हुआ किसी सर। ये बॉक्सर भी था को लेकर के सर, बॉक्सर भी था ये, मतलब बॉक्सिंग में भी ये इसका इतिहास था कि ये बॉक्सर भी था। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर इंसान होता है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉक्सिंग वो दिखाता है। तो ये 3 महिलाओं के साथ इसने शादी की, तीनों के साथ इसने जो वायलेंस किया, और तीनों वायलेंस के चलते ही इससे तलाक ले लिया था तीनों ने। और चौथी शादी जो संजय रॉय ने की थी, उस वाइफ का, संजय रॉय की, जस्ट आज ही से लगभग 1 साल पहले कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के एक बहुत ही काला अतीत जो था संजय रॉय का था। संजय भयंकर शराब पीता था सर, दारू, आए दिन दारू, यहाँ भी दारू, वहाँ पे भी दारू, मतलब कहीं बाहर जाके भी पी लेगा, अस्पताल के अंदर भी पी लेगा, और फिर और समय मिलेगा तो और पी लेगा। हाँ, और मूवीज़ का बहुत शौक था, पॉर्न मूवीज़ का भयंकर शौक था, भर भर के ये मूवीज़ देखता था। और उस दिन की अगर हम हिस्ट्री निकालें तो ये अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ इसने शराब पी थी रात में। ये 5 तारीख को एक प्रोग्राम में गया था, जहाँ से 8 तारीख को ये वापस कोलकाता लौटा। कोलकाता में दिन भर ये इधर उधर घूमता रहा। रात को ये अपने एक दोस्त के साथ शराब पीता है, वहीं के पास में एक रेड लाइट एरिया में जाता है।
रेड लाइट एरिया में जाने के बाद संजय रॉय नीचे ही रहता है, इसका दोस्त ऊपर जाता है, फिर वो वहाँ से वापस आते हैं, फिर ये एक और रेड लाइट एरिया में जाते हैं। यहाँ पे भी संजय रॉय जो है बाहर गाड़ी पे वेट करता है, उसका दोस्त अंदर जाता है, फिर ये वापस आते हैं। तो वापस आते समय एक महिला को ये छेड़ते हैं, संजय रॉय छेड़ता है कि तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्स दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा करके एक महिला को ये छेड़ता है। और फिर उसके बाद ये अस्पताल आते हैं। अस्पताल आने के बाद 1 बजे ये वापस चला जाता है रात को, और फिर ये 3:30 पौने 4 के लगभग आता है और ये ढूंढता है, तलाशता है हर फ्लोर पे, ये तलाशता है कि मेरा शिकार कहाँ है, मेरा शिकार मतलब कोई मिल जाए मुझे, शिकार कहाँ है। और 4th फ्लोर पे जाकर के वो इस कुकर्म को अंजाम देता। ऐसा भी हो रहा है कि वो उस पर्टिकुलर लड़की को ही ढूंढ रहा हो सकता है, शायद हो सकता है, क्योंकि सर सीसीटीवी कैमरा में यही चीज़ सामने आई है कि भाई वो तलाश रहा था, ऐसा वो तलाश रहा था। तो हो सकता है शिकार तलाश रहा हो, एक तो ये हो सकता है, दूसरा मायने ये भी हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर लड़की को तलाश रहा था। जी जी जी, नीता, जिसका आप काल्पनिक नाम जी 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 जी, उसी को शायद तलाश रहा हो। जी जी जी, बिल्कुल हो सकता है सर, ये भी हो सकता है जी। और सर बाद में जब ये चीज़ें सामने आती है, जब रिपोर्ट थी तो रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि जो मीता थी उसकी वजाइना से 151 मिलीग्राम सीमन मिला, और एक इंसान का 5 मिलीग्राम सीमन ही एक वजाइना में मिल सकता है। तो ये भी एक सोचने का रिपोर्ट ये रिपोर्ट ये आई थी, ऐसा न्यूज़ मीडिया में आया था, बट इसका कई सारे रिपोर्ट्स में इसका खंडन इसका खंडन भी किया गया है कि ये पुख्ता नहीं है, मतलब ये एक जो आंकड़ा है ये बहुत गलत बताया गया है, इसकी भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ भी सामने आती है। साथ में सर एक चीज़ और है कि संजय रॉय नशे में था, नशे में धुत था, मतलब समझ लीजिए वो जब सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है कि वो जब सेमिनार हॉल में एंटर कर रहा है तो उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, और निकलते हुए भी लड़खड़ाता हुआ ये निकल रहा है वहाँ से। तो एक शराबी व्यक्ति इस तरह से ना सिर्फ कुकर्म करे बल्कि आँखों से लेके गला, कंधा, उंगली, कमर, सारी चीज़। सोचने वाला विषय है कि मतलब वो शराब पी करके लड़खड़ा रहा है जी, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जी, एक सामान्य महिला जो अपने पूरे होशो हवास में है जी, बिल्कुल, वो तो एक शराबी आदमी से कम से कम इतना तो बचत कर ही सकती है कि मान लीजिए उसके साथ दुर्घटना हो गई, रेप हो गया, किसी तरह अपने आप को नहीं बचा पाई, बट वो शराबी आदमी जो नशे में धुत है, लड़खड़ा रहा है, वो इस तरीके से हार नहीं कर सकता है कि जैसा कि आपने बताया कि गर्दन टूटी हुई है, आंख में कांच धंसा हुआ है, पीठ टूटी है, 90 डिग्री पे पैर मुड़े हुए हैं, मतलब जितना भी कुछ हो सकता था उतना उसके साथ किया गया था। तो इसका मतलब ये था कि एक दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और गुत्थी जुड़ती है कि हो सकता है उसके अलावा कोई और इन्वॉल्व हो, क्योंकि थ्योरी तो यही कहती है जी। हम लोग बैठ करके यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं अमन भाई जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इतने ये सारी चीज़ें होंगी? तो पुलिस जो वहाँ पर काम कर रही थी, हम लोग एक नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग क्रिकेट पे वीडियोस बनाते हैं, हम लोग फिल्मों पर वीडियो बनाते हैं, आज हम लोग क्राइम पे बात कर रहे हैं, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन कहानी को सुनने के बाद, घटनाक्रम को सुनने के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद इतना दिमाग काम कर रहा है हम लोगों का कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसको ये समझ में नहीं आया होगा, या तो समझ में आया होगा या तो उसको जानबूझ करके फ्रेम किया जा रहा है। बिल्कुल सर, और एक चीज़ और यहाँ पे कि जब पुलिस आ गई थी 9 बजे, तो 9 बजे से ये जो ड्यूरेशन था इतना लंबा कि भाई 11 बजे कॉल किया जा रहा है, और फिर उसके बाद पुलिस द्वारा ही अंतिम संस्कार के लिए बहुत जल्दबाजी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है। और फिर अगले दिन सर जो सेमिनार हॉल था उसके सामने कंस्ट्रक्शन का काम दिखा दिया गया है, दीवार वगैरह तोड़ के कि भैया यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कि सबूतों को भी मिटाने का काम किया गया है यहाँ पे। मतलब जबकि होता ये है कि जहाँ क्राइम होता है तो सबसे पहले जब पुलिस पहुँचती है वहाँ पर तो उस एरिया को, पूरे पर्टिकुलर एरिया को अपने सील कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, किसी को छूने तक नहीं दिया जाता है डेफिनेटली, और वहाँ पर एक बाकायदा टेप लगा दिया जाता है क्राइम एरिया, और वहाँ पर कोई आदमी जा ही नहीं सकता, सामान्य आदमी कोई। वहाँ पर पुलिस की टीम आती है, वहाँ पर जो क्या कहते हैं जो सारी चीज़ें करने के लिए आते हैं, सैंपल से इकट्ठा करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी करते हैं, सारी चीज़ें जी, फॉरेंसिक वाले आते हैं, फॉरेंसिक। और ये तो सोचिए ये घटना एक हॉस्पिटल में हुई है जी, और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती, मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ का एक डिपार्टमेंट जहाँ पर
लाशों के पोस्टमार्टम भी होते हैं। एग्जैक्टली मतलब लाशों को कैसे ट्रीट करना है, कोई लाश है पड़ी हुई है उसको कैसे ट्रीट करना है, वहाँ पर सारे डॉक्टर्स भरे हुए होंगे ना, जो आए थे, जो सेमिनार हॉल में जा करके देख रहे थे, उनको तो इतना पता रहा होगा कि ना कोई सीनियर डॉक्टर, मान लीजिए सब ऐसे, लेकिन कोई तो ऐसा रहा होगा सीनियर जिसको ये पता हो कि हाँ ये क्राइम हुआ है, यहाँ पर किसी को नहीं जाने देना। जी बिल्कुल। और सर वहाँ पर उसको सिक्योर करके रखना। जी, और यहाँ पे एक समझदारी दिखाई गई एक लड़की द्वारा, जो कि मीता की फ्रेंड थी। बड़ी समझदारी दिखाई सर उसने। जब ये रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम के जस्ट पहले, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, सर से लेकर के जो प्राइवेट पार्ट तक की इंजरीज थी, जो पेल्विक गर्डल तोड़ा गया था, गर्दन वगैरह जो भी तोड़ी गई थी, तो वो जब चेक किया जा रहा था वहाँ पे, तो उसने ज़िद करी थी वहाँ पे उस लड़की ने कि ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत ही, मतलब वीडियो में ही ये रिकॉर्ड हो पूरा, जब ये चेक किया जाए बॉडी को, कुछ भी हो जाए वीडियो ही बनाया जाए, पूरा वीडियो बने और उस पूरी वीडियो में ही ये सारी चीज़ें मेंशन की जाए, वरना इस लाश के साथ भी छेड़छाड़ की जानी, मतलब हो सकता था कि इसके साथ छेड़छाड़ कर दी जा सकता है। आपने देख लिया, मतलब कुछ भी बाद में कुछ भी रिपोर्ट बताई जा सकती है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा जी हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल। वो जब हाँ, तो उसके लिए। और सर ये इतना बड़ा माफिया प्रशासन है, जैसा कि मैंने कहा कि सेमिनार हॉल में कैमरा नहीं था, जितना पैसा आता था वो सब संदीप घोष अपनी जेब में डाल लिया करता था, और तरह तरह के और भी बहुत सारे मामले सामने आए इसके बाद कि पास्ट में। संदीप घोष पे आते हैं जी। जहाँ तक आप भी बताइएगा, मैं जहाँ तक मैंने सुना, मैंने जो कुछ भी पढ़ा जी, तो 2023 में इन पर जो है एक आरोप अभी पिछले ही साल लगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, क्योंकि इंसानों की बॉडीज़ को उस हॉस्पिटल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जी, इंसानों की बॉडी का खरीद फरोख्त जी 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 चलता रहा, इसका भी खुलासा हुआ जी। और पिछले ही साल की बात है, एक 68 साल के एक बुजुर्ग थे, उनकी इस हॉस्पिटल में मौत हो जाती है जी। और उन बुजुर्ग की बॉडी जो है उनके परिवार वालों को सौंपी जाती है। जब बॉडी सौंपी जाती है तो बॉडी को बाकायदा पॉलीथीन में लपेट करके दिया जाता है, जबकि पॉलीथीन में लपेट करके तब दिया जाता है जब बॉडी, मान ली किसी का एक्सीडेंट हो गया, बॉडी क्षत विक्षत हो गई, जी, है ना जी, तो उस बॉडी पार्ट्स को समेटने के लिए जो है ये पॉलीथीन में लपेटा जाता है। जी। लेकिन वो बुजुर्ग थे, बाकायदा उनकी हॉस्पिटल में बीमारी के दौरान मृत्यु हुई थी, तो ऐसे में उनके जो घर वाले थे, उनके बेटे को शक हुआ कि ऐसा भाई क्यों। सामान्य सी बात है कि पॉलीथीन में बॉडी को लपेट करके क्यों दिया जा रहा है। तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए, तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये बोला गया कि इनकी आंख को चूहे खा गए। मतलब उन्होंने जब बॉडी को से पॉलीथीन हटा करके घर वालों ने देखा तो दोनों आंख जो थी उन बुजुर्ग की गायब थी। बताइए। और जब इसका रीजन पूछा गया तो हॉस्पिटल ने ये जवाब दिया कि इनकी आंख को चूहे खा गए। चूहे खा गए, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मतलब आप ये सोच सकते हो कि चूहा, ठीक है, ऐसा कभी कभी होता, सुनने में मिलता है। मैं आपको बताऊं कि 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की, लगभग 5-6 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ऐसा एक मैंने वीडियो भी देखी थी, एक न्यूज़ आई थी कि एक महिला की बॉडी को रखा गया था, जहाँ बॉडीज़ रखी जाती तो उसके पूरे सर को कुत्ते खा गए थे। बाकायदा वो वीडियो वायरल हुआ था, मतलब कि कुत्ते नोच करके खा गए थे, जैसे आप, तो पूरा सर का जो मांस था जी, वो पूरा हिस्सा गायब हो गया था। बाप रे। मतलब सिर्फ कंकाल तंत्र बचा हुआ था। तो बाकायदा इसकी फोटोज वीडियोज वायरल हुई थी, बट इस पर उस मामले को वहाँ पर दबा दिया गया था। तो ऐसा मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि चूहे खा गए, बट चूहे इतने समझदार नहीं कि सिर्फ आंख निकाल कर, सिर्फ एग्जैक्ट आंख पे ही निशाना साधा चूहों ने, और दोनों आंखें बोले चूहे दोनों खा गए। वाह। तो इससे प्रूफ हुआ चलता है कि इसका जो अतीत रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, संदीप घोष के उसमें 2023 में ये मामला सामने आया था। और इसी में एक डॉक्टर और थे, अख्तर अली करके, उन्होंने भी इसके बाद काफ़ी सारे खुलासे किए। उन्होंने ये तक कहा कि जो वेस्टेज होते हैं हॉस्पिटल के, बायोमेडिकल वेस्टेज जो होते हैं, जी, ऐसा भी एक रिपोर्ट आई कि न्यूज़ में भी था, बायोमेडिकल वेस्टेज जो होते हैं, जैसे निडल्स हो गए, ग्लूकोज हो गए जो सब चढ़ाए जाते हैं, या मास्क हो गए जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो वेस्टेज होते हैं इनको एक बार यूज करके जो है इनको फेंक दिया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, फेंकना ही पड़ता है सर। हाँ,
क्योंकि इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भाई किसको क्या बीमारी हुई हो, किसी को HIV हुआ हो, किसी को TB हुई हो, किसी को कोई सांस की बीमारी हुई हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हो, इस वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको डंप कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। जी एग्जैक्टली। बट ये आया सुनने में, ऐसा खुलासा हुआ वहाँ के लोगों, वहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स ने, वहाँ के डॉक्टर्स ने, ऐसा खुलासा हुआ था कि ये जो संदीप घोष है, जो भी आप कह रहे थे कि संदीप घोष के पर जो सारी चीज उठ रही, इसमें ये उस वेस्टेज को उठा करके ओपन मार्केट में बेच देता था। मार्केट में उठा करके उन वेस्टेज को बेच देता था। लोगों की मौत से खिलवाड़, इतना गंदा खिलवाड़, कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा क्राइम है ये। तो एक आदमी को, जैसे आपने एक आदमी को मार दिया, कत्ल कर दिया, जी, ये तो पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ है भाई। क्या पता कोई सुई तुम्हारे घर आ जाए घूम फिर के, वो हमारे पास भी आ सकता है। जी हमारे साथ भी, हमारे पास भी आ सकता है। यस एग्जैक्टली, आपके पास जा सकता है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास जा सकता है। आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, क्योंकि उसको बाकायदा उसको साफ करके उसको ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है, और ये इसकी बाकायदा टीम थी, और इसका 20% मुनाफा ये कट लेता था संदीप घोष। जी जी जी। कुछ स्टूडेंट्स जो थे, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, इसको ओपन करने की कोशिश। उनको क्या किया गया कि उनको जो है एग्जाम्स में जानबूझ करके फेल कर दिया गया। यस सर। उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए। जी जी जी। तो ये संदीप घोष का जो है, और ये सारी चीज संदीप घोष जो है, ये TMC के रिलेटेड, TMC के बहुत खास। जी जी जी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे रिपोर्ट्स कहते हैं, और यहाँ तक कि TMC के लोग ही कहते हैं। जी। TMC जो, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, तो एक तो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी को अंधे तरीके से फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक जो शब्द होता है बार बार उछलता, अंधभक्त। जी 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 एग्जैक्टली। दरअसल अंधभक्त जो होते हैं वह हर क्षेत्र में होते हैं। जी। ब्लाइंड फेथ करना, मतलब कुछ भी हो जाए। एक नेता ने यहाँ तक बयान दिया कि अगर किसी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहा तो उसका गला काट दिया जाएगा। जी। उनके ऊपर आवाज हाथ उठाया तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये होते हैं अंधभक्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर पार्टी में होते हैं। वो उनको किसी पार्टी विशेष से सिर्फ नहीं जोड़ सकते हैं। वो किसी सेलिब्रिटी के, किसी अभिनेता के भी फैन हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के भी फैन और अंधभक्त हो सकते हैं। मतलब उनके बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, मतलब कुछ भी, मतलब कोई सही बात भी कहेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते ऐसे लोग। बर्दाश्त नहीं होगा, वो फैक्ट सुनना नहीं चाहते। जी। तो ये जो संजय घोष है, ये संदीप घोष है, ये ममता बनर्जी का खास था, है। TMC का खास है। संजय रॉय भी TMC का खास है। पुलिस में इसकी जान पहचान थी क्योंकि सिविक वॉलंटियर है। और अख्तर अली जो थे, अख्तर अली जिनका बाद में उस हॉस्पिटल में वो कार्यरत थे डॉक्टर, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बाकायदा ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी। जी। इस पूरे घटना से, सारी चीजों से अवगत कराया था कि हॉस्पिटल में इनके क्या क्या चल रहा है। जी। इन सभी चीजों से अवगत कराया था। बाकायदा ममता बनर्जी को उस समय चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन ममता बनर्जी, सोचिए, मुख्यमंत्री, जी, एक प्रदेश की, सूबे की मुख्यमंत्री, इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, उल्टा उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है अख्तर अली का। अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और सर संदीप घोष जब ये सब हो जाता है, कांड सब लोगों के सामने आ जाता है, जी, तो उसके बाद रिजाइन करवाया जाता है प्रेशर देके, क्योंकि भाई रिजाइन देता है। जी, उसके बाद रिजाइन करवाया नहीं जाता, वो रिजाइन देता है, बट उसको जो है उसका ट्रांसफर कर दिया। और उसी मतलब कोलकाता में ही नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना के नियुक्त कर दिया जाता है, सिर्फ 8 घंटे के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है, सिर्फ 8 से 10 घंटे के अंदर। बताइए, सोचिए, अंधेर नगरी की हद हो रही है सर। उसके ऊपर पिछले समय में कितने केसेस दर्ज हुए, कितने सारे लिंक सामने, तब भी पुलिस ने इसमें कुछ नहीं किया। पुलिस तब क्यों सो रही थी? ममता बनर्जी क्यों सो रही थी? मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो
अभी ये कहने आएंगे कमेंट में भी लिखेंगे कई लोग, अरे भैया तुम कैसे बोल सकते हो, आप तो बीजेपी वाले हो, आप तो ये हो, आप अंधभक्त हो, आप ये हो, आप कैसे कैसे, तो ये कहने आएंगे। ये एक यूपी से, एक एमपी से है, एक योगी जी की तरफ से वो भी बुलडोजर चलाते हैं, एक या मामा और मोहन जी की तरफ से भी बुलडोजर चलाते हैं, आप तो बोलोगे इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे। जी 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 जी, ऐसा लोग कहने वाले हैं जी। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वास्तव में आप अंधभक्त हो। एग्जैक्टली आपके साथ हम ये कहानी हम नहीं बता रहे हैं जी, ये जो कहानी है ये हम अपने मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, सच बयां कर रहे हैं। इसके सारे सोर्सेज, इसके सारे लिंक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बाकायदा इसका एक पीडीएफ बना करके हम आपको दे रहे हैं, उसको जाइएगा देखिएगा। और मैं बता रहा था टीएमसी में जो 2 ग्रुप बटे हुए हैं, टीएमसी के जो एमपी है उन्होंने बाकायदा इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संजय घोष के, ये संदीप घोष के खिलाफ जो है कहा था कि ये इनको जो है पकड़ करके सीबीआई को इनको इंट्रोगेट करना चाहिए, इनसे को बुलवाना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, इनके 100% का हाथ है। ये कौन कह रहा है? ये शुभेंदु प्रसाद है, ये टीएमसी के एमपी हैं जी। और बाद में क्या होता है कि उनको समन भेजा जाता है उनको चुप रहने के लिए। और ऐसा नहीं, हम लोग आज यूट्यूब पर बैठ करके बात कर रहे हैं, तमाम यूट्यूबर्स को जिन्होंने जिस पर वीडियो बनाया है, तमाम चीज़ें की हैं, सामने लाया है, जो सोशल मीडिया पर, में न्यूज़ चैनल्स को नहीं, जो सोशल मीडिया पर सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जो है समन भेजा गया वीडियो हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए जी। उनको बाकायदा धमकियाँ दी गई। अरे तो हो सकता है कुछ दिन में एक आध वीडियो अगर उन लोगों तक पहुँचती है तो धमकी भरा कुछ लेटर या कुछ धमकी भरा फ़ोन हम लोगों तक भी आ सकता है जी। बट ये जो, क्योंकि ये घटना लोगों तक जब आती है, जब देश में से कोई घटना होती है तो लोग सड़कों पर आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर गायब हो जाते हैं। और सर अचानक आप देखोगे कि अचानक आप ऐसा देखते हैं मन भाई जी, कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो ऐसी खबरें अखबारों में धड़ाधड़ आ रही हैं, यहाँ पर रेप हुआ, यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर महिला के साथ ये हुआ। न्यूज़ चैनल्स ऐसी खबरें दिखाते हैं, सोशल मीडिया ऐसी खबरों से भरा पड़ा होता है। क्यों सर? हाँ, ट्रेंड को भुना रहे होते हैं। और दूसरी बात, ट्रेंड को भी भुना रहे होते हैं। और एक अपराधी जो है सर, जैसा कि हम कहा जाता है कि हमारे भारत देश में आज भी एक इतना अपराध, इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी जो है फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, उसके बाद भी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। जो भी पीड़िता होती है, उसके माँ बाप को, उसके पेरेंट्स को, वो तिल हर दिन मर रहे होते हैं जब तक कि जो कातिल है, जो ऐसा कुकर्मी है, उसको जब तक कि फांसी नहीं हो जाती। तो सर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है क्या ये है भी कि अपराधियों की ये मानसिकता भी हो जाती है जब वो अपना कोई शिकार ढूंढ लेते हैं कि अरे इसको तो मैं बर्बाद करके रहूँगा, इसके साथ तो मैं कुकर्म करके ही रहूँगा, फिर भले ही जेल चले जाएंगे 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल भाई, इसके लिए तो मैं 10 साल भी जेल में होके आ जाऊँगा, तो बोल तो कितने, मेरा कुछ नहीं होगा, छोड़ जाऊँगा मैं। 3 साल, 5 साल, खूब से खूब 10 साल, पर इसको तो मैं बर्बाद करके रहूँगा। ये मेंटालिटी होती है सर अपराधी की, सोचिए आप इस हद तक। ये होता है, सही कह रहे हैं। और जो आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़े कहते हैं, जो रिपोर्ट दर्ज होते हैं, वो आंकड़े कहते हैं कि भारत में प्रतिदिन 90 रेप होते हैं, जो केसेस दर्ज होते हैं। जी। अभी मैं परसों देख रहा था, परसों मैं कहीं तो कोई न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो परसों नरसों में मुंबई शहर में 21 घटनाएं दर्ज की गई थी पॉक्सो की। अरे बाप रे, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 21 केसेस दर्ज हुए थे। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बदतर है, ये मामला कितना गंभीर है, कहां तक ये चीजें जा चुकी हैं, कितनी स्थिति बदतर हो चुकी है। और आपको, अगर आपके घर में महिलाएं हैं, ऑब्वियसली महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। सबसे पहले ये शिक्षा देनी होगी बच्चों को, जब छोटे बच्चों को गुड टच, बैड टच क्या होता है, ये सारी चीज सिखानी होगी। बच्चे जब थोड़े और बड़े हों तो उनको सबसे पहले उनको खुद की रक्षा करने के लिए उनको कराटे सिखाइए या कुछ भी सिखाइए। उनको पढ़ाई के साथ साथ
एक ट्रेनिंग ये भी मिलनी चाहिए कि वो अपनी ऐसा कुछ स्थिति पड़ने पर अपनी आत्मरक्षा कर सके। जी अमन भाई, अक्सर ऐसा आता है, जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो महिलाओं के ऊपर उंगली उठाए जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो लड़की ऐसी थी, अरे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ये वो, छोटे कपड़े पहनती सोच है, में सही करो, ये करती है, बाहर पढ़ने गई थी, हॉस्टल में रहती थी, नौकरी क्यों करती है। तो सर ये एलिगेशंस महिलाओं के ऊपर ही क्यों लगाए जाते हैं सर? यहाँ ये समाज वही मतलब। और सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, लोग ये भी कहते हैं कहीं कि अरे भाई कपड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो पहनेंगी, सोच सही करनी चाहिए। सोच तो चलो ठीक है सर, एक मान लेते हैं उनकी बात, बट मुझे एक बात बताइए कि इमेजिन कीजिए अनुराग सर, आपने बहुत सारे सोने की चेन पहनी हुई है, आपने एक हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है, और आप एक गली से जाने वाले हैं, गुजरने वाले हैं कि मैं आपको मिला, मैंने कहा अनुराग सर इस गली से मत जाना, इस गली में लुटेरे रहते हैं, जो भी इस तरह का इंसान जाता है उसको वो लूट लेते हैं, लूटते ही लूटते हैं। तो क्या आप मुझे ये बोलोगे कि अरे नहीं अमन भाई मैं तो जाऊँगा, लुटेरे अपनी सोच को सही रखें, मैं तो जाऊँगा? तो ये भी कोई वो वाली बात नहीं भाई, आप लुटेरों की गली में जाओगे तो वो लूटेंगे ही लूटेंगे। तो एक वो वाली चीज़ भी होती है कि नहीं, बट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लुटेरे लूटेंगे जी, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग ये मानसिकता बदल ली है, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को जस्टिफाई कर। बिल्कुल सर। और पर सर एक चीज तो, कि मैं जो इंसान है वो पैदा होता है, पर ये जो कीड़े हैं वो पनपते हैं सर, ये वही समाज के पनपे हुए कीड़े हैं, गंदगी से पनपे हुए कीड़े हैं, ना तो इनकी गंदगी से पनपे हुए कीड़े हैं। और जो लोग ऐसा सीख देते हैं, ठीक है जी, ये अपने संस्कारों के ऊपर है। देखिए भाई कि छोटे कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने, जी जी, पहली बात तो ऐसा कुछ कानून नहीं कहता है कि कौन छोटे कपड़े हाँ ऐसा कुछ वो नहीं है, वो एक नैतिकता के आधार पर ये बताया जाता है। जी जी जी, बताया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल सर। जैसे आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है ना, दूसरे धर्म में शादी कर ली, तो ये बताया जाता है भाई ये गलत है। कौन कहता है समाज गलत कहेगा, तो आपने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के, तो ये नैतिकता कहती है, नैतिक आधार। देखिए यहाँ आपने बहुत बिल्कुल सही बात बोली है, अपने आपको नैतिक आधार पर भी सही रखना चाहिए। बिल्कुल सर, नैतिक आधार पे आपके मूल्यों से आपको जुड़े रहना चाहिए। जो आप नैतिकता है उसको बाकायदा फॉलो करना चाहिए। जी, कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, तो जरूर इसीलिए कहा सर इस केस में हाँ जी जी जी, उनका एक कहना, उनका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। बट इसके इतर अगर अमन भाई मैं ये कहना चाहूंगा, इसके इतर अगर कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी लड़की अपने हिसाब से जीना चाहती है और रात में जाना, कहीं बाहर टहलना चाहती है, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक पूरी रात जाना चाहती है, छोटे कपड़े पहनती है, या वो शराब पी रही है, तो नैतिक आधार पर वो गलत हो सकती है। बट हमारे देश में ये कानून है ना, वो उसको आज़ादी देता है। बिल्कुल देता है सर, क्यों जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कहना, ये 50-50% मामला सामने आ जाता है। जी, आप भी पूरी तरीके से ना तो हम सही है इसको लेकर के, जी, ना तो जो ये कहते हैं कि नहीं भाई आज़ादी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो ये 50-50% मामला है। आपने सही कहा कि अगर आपने सोने का जेवर पहना हुआ है, चेन पहना हुआ है, तो ऐसी गली से आप नहीं गुजरोगे जहाँ पर लुटेरे आपको लूटें। और सर एक तो लुटेरे खुले आम कैसे घूम रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा, और ये एक नकाब में घूम रहे हैं, इंसान के नकाब में शैतान हैवान घूम रहे हैं, नकाब पहने घूम रहे हैं। दरअसल समस्या ये है, जैसे आपने गली की बात की, तो वो गली आपको पता है कि गली कहाँ है, तो उस गली में नहीं जाना है। लेकिन यहाँ तो मसला ये कि गली पता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे, 90% पता नहीं कहाँ से। एक रिपोर्ट ये बताती है मन भाई कि जो घटनाएं होती हैं औसतन 90% लोग उस व्यक्ति के जानने वाले होते हैं जो ऐसा करते हैं। उनके परिवार का होता, कोई उनके रिश्तेदार का होता, कोई उनका दोस्त होता है, कोई इनका एकदम सगा होता है, घात लगाए बैठा होता है, कुल मिला के घात लगाए बैठा होता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को, अगर आपकी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको सिखाइए, उनको जो मोलेस्ट किया जाता है, वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल सर, आपके आसपास के ही लोग होते हैं जो आपके बहुत सगे होते हैं, आपके बच्चों पर गलत नजर रखे होते हैं, उनको मोलेस्ट करते हैं। बेचारे बच्चों को भी नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सही बात है सर, क्योंकि उनको गुड टच, बैड टच, इन सब के बारे में पता नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है।
तो ये 90% मामले ऐसे होते हैं जहां पर लोग अपने ही होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। भाई आप तो वही गाना ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, सही बात है, किशोर कुमार जी का गाना है जी। तो अपनों से कैसे बचा जाए? वही तो, जब अगर आपके घर में आपकी बहन है या कुछ है जो स्वतंत्र रूप से जी, कब अपने घर में भी ना जीने पाए स्वतंत्र रूप से, तो फिर क्या मतलब है सर जी? कितना उसको ढक करके, कितना कैसे उसको पैम्पर्ड करके रखोगे भैया? सही बात है सर। तो बात ये है, ये चीजें, पहली बात तो ये है देश की कानून व्यवस्था जी जितनी लचर है, बहुत ही ज्यादा, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है कि कब तक किसको सजा मिलेगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केस दर्ज होगा नहीं होगा, केस दर्ज हो गया तो कब तक सजा मिलेगी ये भी नहीं पता है, सजा मिल भी गई तो कितनी मिलेगी, 10-5 साल की मिलेगी, उसके बाद तो फिर छूट जाएगा। सही बात है, वही मेंटालिटी की छूट आऊंगा भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, कोई क्या बिगाड़ेगा। बेल पर आता जाता रहेगा, निकलता रहेगा, बाहर आता जाएगा, फिर अंदर जाएगा। यहाँ तक कि राम रहीम जैसे लोग जो रेप केसेस में अंदर गए हैं उनको 21 दिन की पैरोल दी जाती है। बताइए, वो बाहर आते हैं, बाकायदा गाना शूट करते हैं, फिल्में बनाते हैं। क्या है, मजाक है? कानून के नाम पर कितना बड़ा दबा है, ये मजाक है, कानून नहीं इस देश का, थूकते हैं ऐसे कानून पर। और सर एक अभी और एक केस आया था कि 3 लोग थे जो रेप केस में गए थे, मतलब रेप केस में जेल गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें मालाओं के साथ, ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया जब वो छूट के आया। बताइए, मतलब ये हो रहा है हमारे समाज में। बिल्किस बानो केस में ऐसा हुआ था, बिल्किस बानो केस में ऐसा हुआ था। मैंने बिल्किस बानो केस पर भी वीडियो बनाया था जी। तो तब तमाम लोगों ने मेरी तारीफ की थी, बट तमाम लोगों ने मेरा विरोध भी किया जी। आप ऐसे मुद्दों पर अगर बोलोगे अमन भाई तो आप जरूर आपको पिसना है जी। सही बात है। हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं ना, तो फिर हमको जज किया जाता है, ये इस पार्टी का है कि ये इस पार्टी का। हमने कोलकाता पर वीडियो बनाया तो दोनों के बीजेपी के दलाल। हाँ, सही बात है। हमने बिल्किस बानो पर वीडियो बनाया तो बोले कांग्रेस के दलाल, मुस्लिम हो, ये वो हो, फलाना ढिमाका। बट नहीं, हम कुछ नहीं है, हम सच्चाई को दिखाने, हम बस सच आपके सामने लेकर आना चाहते हैं और आपको पूरी बात क्या थी वो बताना, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, चाहे वो कोई भी हो। जिस चीज से मानवता शर्मसार हो, प्लीज इसको मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस चीज को किसी भी तरीके से, इस सीनियस क्राइम को किसी भी तरीके से जस्टिफाई मत कीजिए, किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके, किसी भी चीज से जोड़ करके। ये इंसानियत पे हमला है। बीजेपी वाला है। कभी कभी ऐसा भी होते हैं जब महिलाओं को जो है सोशल मीडिया पर रेप की धमकी दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है सर, मैंने खुद अपनी आंखों से कमेंट्स देखे हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे कमेंट। महिला ताड़का ही क्यों ना, हाँ, वो महिला सुपर्णखा ही क्यों ना आपकी नजरों में, बट उसको रेप करने की धमकी, उसको मोलेस्ट करने की धमकी, उसको हरास करने की धमकी, वो कुछ भी हो, वो दारू पीती हो, शराब पीती हो, 2 बजे तक बाहर घूमती हो, 10 लड़कों के साथ अय्यासी करती हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसको रेप करने की धमकी, आप उसके साथ रेप जैसे क्राइम करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ी गंदी मानसिकता है सर। मतलब बहुत सारे नियमों में एक चीज़ और है, एक सच्चाई भी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वो ये कि सोच को ठीक करने में तो अरबों खरबों साल लग जाएंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कदम ये होगा कि कानून में ही कोई नया संशोधन किया जाए जिसके तहत जो भी कुकर्मी हो, क्योंकि सर आप देखेंगे एक चीज़ और, जितने भी एमपी में भी, हमारे एमपी में भी अगर कोई ऐसा मामला होता है तो बुलडोज़र कार्रवाई की जाती है, यूपी में भी की जाती है, ऑब्वियसली आप जानते ही हैं। तो इसके बाद से कुछ रेट कम भी हुआ है, मतलब रेट कम हुआ। बट मैं बुलडोज़र का एक फैक्ट आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को बुलडोज़र वाले जो चीज़ें होती हैं उसको नहीं पता होगा जी। बहुत लोग कहते हैं कि बुलडोज़र का जो कार्रवाई होती है एक तरफा होती है, एक धर्म विशेष पर होती है, ऐसा नहीं। सही कह रहे हैं आप। बात इसमें अमन भाई ऐसी है कि जब किसी ने कोई क्राइम की जी, वो क्राइम वायरल हो गया, बड़े मतलब सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होगी, मीडिया में उसकी चर्चा होगी, तो सरकार क्या ढूंढती है? मतलब जो हमारी एमपी की सरकार और यूपी की सरकार इतनी एक्टिव है, प्रशासन इतना एक्टिव है, या हमारे मुख्यमंत्री जो दोनों प्रदेश के हैं, चाहे इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे या मोहन यादव हैं, या हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, या असम में हेमंत बिस्वा हैं, तो इन लोगों का पहला टारगेट ये रहता है कि जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है।
उसने कहां पर अवैध निर्माण कराया, उसने कहां पर सरकारी जमीन कब्जा की, उसने कहां पर किसी गरीब व्यक्ति की जमीन कब्जा की, ये पहले देखा जाता है, डेटा निकाला, आंकड़ा निकाला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो, गांव में, देहात में, पहले आप देख सकते हैं कि सपा सरकार में ऐसा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सपा सरकार में सबसे ज्यादा जमीन अधिग्रहण होते थे गुंडे माफियाओं द्वारा। मतलब जमीन में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा एक रिस्क का काम होता है। यहाँ तक कि लखनऊ जैसे शहरों जहाँ पर आज एयरपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पर एक ऐसा टाइम था कि आप जमीन लिखवा करके चले आए हो, पता चला कि आप 2 महीने बाद देखने गए तो पता चला किसी ने और बाउंड्री करवा करके उस पर जो है उसने अपना हक जमा लिया है जी। ये होता था सपा के कार्यकाल में जी। तो खोसला का घोसला आपने मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है, जहाँ पर ये सारी चीजें होती दिखाई देगी। तो सेम वही चीजें होती थी, ऐसे लोग होते थे। बाद में तो क्या है कि जब सरकारों ने मतलब त्वरित कार्रवाई करने के लिए कि ऐसा क्या किया जाए, भाई कानून तो अपने हिसाब से सजा देगा, मसला पुलिस के पास जाएगा, पुलिस से कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तारीख पे तारीख देगी, तारीख पे तारीख चलता रहेगा। लेकिन ऐसा तो इसमें क्या होगा, अपराधी का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उसको कुछ होना नहीं है, वो तो पहले से ही बैठा हुआ है। तो उसको त्वरित चोट करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसका पहला बैकग्राउंड खंगाला जाता है, क्या क्या इसने किया है, कहाँ पर इसने इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं, कहाँ पर इसने ज़मीन हथियाई है। तो जब ये सारी चीज़ें निकलती हैं, थोड़ा सा भी निकला तुरंत बुलडोजर फेंका जाता है और ध्वस्त कर दिया जाता है। उसमें कोर्ट भी नहीं कुछ कर पाती। जी जी जी, सही बात है। अगर कोर्ट कर पाती तो कोर्ट बहुत पहले इस पर रोक लगा चुकी होती। क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि कोर्ट में मसला ये खारिज हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट सरकार ये साक्षी प्रूफ कर देगी कि ये इलीगल निर्माण हुआ है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई उस समय क्यों नहीं पता करवाया। हाँ सही बात है, ये तो कहेंगे लोग। तो ये भी एक विषय है, उस समय क्यों नहीं पता करवाया, लेकिन उस व्यक्ति ने करवाया क्यों? जैसे आपने कहा किसी ने चोरी कर लिया, तो आप उल्टे चोर को डांटने के बजाय कह रहे कि चोरी करने क्यों दिया, उस समय क्यों नहीं पकड़ा? सही बात है। अपना सामान सुरक्षित क्यों नहीं रखा? हाँ, तुमने क्यों सामान सुरक्षित नहीं रखा अपना? सही बात है। चोर तो तुमने अपना सामान सुरक्षित नहीं रखा है, चोर ने चोरी क्यों की? चोर की गलती नहीं है, आपकी गलती, क्योंकि आपने सामान सुरक्षित नहीं। तो ये लोग आर्ग्यू देते हैं, क्यों, किस बेसिस पर? क्योंकि पार्टी विशेष का है, उनके धर्म विशेष का है, उनकी जाति विशेष का है। तो जातियों के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर प्लीज ऐसे अपराधियों को, कम से कम रेप जैसे कांड में लिप्त अपराधी को, उनके साथ मत खड़े हुई। बिल्कुल सर, कम से कम ये हाथ जोड़ करके निवेदन है, कल के साथ आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप कितना गलत कर रहे थे। जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती, सही, एग्जैक्टली सर, जब तक नहीं बीतती तब तक मतलब किसी इंसान को समझ में नहीं आता है कि बैठ करके हम लोग बातचीत कर लेना, बहुत सारी चीजें, ये सब बातें बना लेना, सब कुछ बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है ना, तब समझ में आता है असली मुद्दा। सही बात, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें हुई दोस्तों। अभी तक आपने क्या क्या जाना कि इस वीडियो में हमने बात की, कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे पुलिस की जो सस्पिशियस इन्वॉल्वेशन रहा है वो कैसे। यहाँ पे 2 चीजें और मैं सर शॉर्ट में बताना चाहूँगा। नहीं, आप शॉर्ट में लॉन्ग जी, मतलब ये जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था जूनियर डॉक्टर्स द्वारा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के साथ ये हुआ था, तो जितने भी जूनियर डॉक्टर्स थे सब हड़ताल पे थे, कोई भी काम पे नहीं आ रहा था। 11 दिनों की हड़ताल थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप प्लीज़ काम पे आएँ, क्योंकि जितने भी मरीज़ हैं परेशान हो रहे हैं। तो सर जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, प्रोटेस्ट के पहले ही दिन 5 से 6 हज़ार लोगों की बाकायदा भीड़ आती है और प्रोटेस्ट पे हमला कर देती है, और सब जाते हैं 4th फ्लोर की तरफ कि चलो उधर, चलो तोड़ेंगे, मतलब चलो उस सब, मतलब उनका यही टारगेट था। और जितने भी लोग कैप्चर हुए हैं, जितने भी लोगों की फ़ोटो क्लिक की गई हैं, जो भीड़ के चेहरे थे, सभी के सभी जब चेक किया गया इन्हें कि ये कौन थे, तो सारे के सारे टीएमसी से बिल्कुल इनके करीबी संबंध थे, टीएमसी से। टीएमसी के ही थे, और बाकायदा टीएमसी की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है उसको खराब करने के लिए, प्रोटेस्ट के नाम पर जो क्राइम सीन था, जो एविडेंस थे, उसको छित विछित करने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये सारी चीजें सॉन्ग रचे गए थे। फिर और ममता बनर्जी खुद ही शामिल हो गई प्रोटेस्ट में, नोटिस भेज रही बस, और कुछ नहीं कर रही है। मतलब आप
मतलब क्या मजाक है कि एक आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ आप स्वास्थ्य मंत्री भी, गृह मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, तीनों मंत्री जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बताइए, ये मजाक नहीं है तो क्या है? और अपने ही खिलाफ, अपने ही सिस्टम के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही सिस्टम के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ। क्या बात। और वो भी तब जब वो हॉस्पिटल आज से नहीं, आज से 23 साल पहले से वो इन सब घटनाओं में वो इन्वॉल्व रहा है। मतलब 23 साल पहले तो ममता बनर्जी की सरकार भी नहीं रही होगी, किसी कांग्रेस की सरकार, जो भी रहा। जी, अब फैक्ट क्लियर कीजिएगा कि उसकी समय किसकी सरकार थी। ममता कांग्रेस की रही होगी या फिर लेफ्ट, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं इनकी रही होगी, या फिर ममता बनर्जी की नहीं थी। तो जो भी सरकार रही थी, हम लोग आते एकदम शुरुआत से, जैसा कि आपने बताया कि टीएमसी वर्कर्स थे, ये पूरा लिंक सामने आया है। ये हम लोग अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहे हैं जी, ये प्रूफ हुआ है। जो फोटोज जो बाकायदा वायरल हुए थे, वो सारे फैक्ट्स हैं। वो टीएमसी के लीडर तो बाकायदा उन्होंने और ये भी चीजें सामने है कि एक दिन पहले सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई थी, इसको बाकायदा इस पर प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। कुछ एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली इतना सब कुछ जो भी हुआ। उस घटना पर स्थल पर पहुंच करके जो वो सेमिनार हॉल है जहाँ पर एक क्राइम्स हुए हैं, उसको पूरी तरीके से उसको जो और भी जो सबूत बचे हुए हैं उसको मिटा देना है। तभी सीबीआई ने कहा है कि जितने भी सबूत थे उनके साथ बहुत बुरे तरीके से उनको मिटा दिया गया। और सर एक चीज़ और होती है, जब सीबीआई को केस सौंपा गया, एक टाइम लिमिट दी गई थी बंगाल सरकार द्वारा कि इसको सुलझाओ वरना सीबीआई को सौंपा जाएगा, और सीबीआई को सौंपा गया। सर सीबीआई को जब सौंपा जाता है कोई भी केस, तो काफ़ी सारे लोग, हम में से ही समाज के काफ़ी सारे लोग खुश हो जाते हैं, अरे अब तो सीबीआई आ गई है, सीबीआई के हाथ में, और ये होगा वो होगा, अब सब चीज़ें सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी आप सभी लोगों की, जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, उनकी मिटाना चाहता हूँ कि ये गलतफहमी दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि सीबीआई आ गई है तो केस अब पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। बल्कि आप अतीत में देख सकते हैं, 4 साल पुराना जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, क्या हुआ सर उसमें? सीबीआई आई, जांच किया, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तलवार मर्डर हाँ, आरुषि तलवार मर्डर केस है, बहुत सारा केस है। वहां तक सीबीआई नहीं जांच कर पाई। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सीबीआई की नाकामी को साफ साफ दिखाती है, सीबीआई पे भी बहुत सवाल उठाती है। जानबूझकर नाकाम हुई एग्जैक्टली सर, या फिर सीबीआई को वाकई में कुछ ना हाथ लगाओ, या फिर सीबीआई को भी दबा दिया गया, क्योंकि भाई तो एक सरकारी संस्था, सही सरकार के अंडर ही काम करते हैं। सही बात। सरकार को चलाता कौन है? सरकार को चलाने वाला भी एक सिस्टम बैठा हुआ है। यस। आप सोच रहे हो कि सरकार, आप कोई है सरकार को नेता लोग चला रहे हैं? नहीं, वो तो एक मोहरे होते हैं, कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जो आपके सामने नहीं आते हैं, वो सरकार को चला। और ये सर जो सीबीआई जो कार्रवाई करती है, उस कार्रवाई को पूरा शुरू से आखिरी तक करने के लिए जो पैसा लगता है, वो हमारा लगता है, टैक्स पेयर्स का वो पैसा होता है। जब सीबीआई और वो पैसा भी हमारा, दुख दर्द भी हमारा, और वो जो सच्चाई है वो भी सामने नहीं आ रही है, और सीबीआई का टैग लगा के खुद का पल्ला झाड़ लिया जा रहा है, खुद से पल्ला झाड़ लिया। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, इसमें जो कॉमन एक फैक्टर, जी जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही, कामन भाई, कि दर्शकों ने जो घटनाएं सुनी, आम जनता ने जो सुना, वो ये सुना कि कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ ऐसा हो गया, संजय राय नाम का शख्स, बस यही सुनते हैं। बट आपको अब इतिहास बताते हुए थोड़ा चलते हैं अमन भाई, आप इस चीज़ को करेक्ट करते हुए चलिएगा। कुछ कई चीज़ें डेटा अगर कुछ मिस होगा कुछ, तो उसको आप करेक्ट करते चलिएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2001 में जो है पहली बार एक स्टूडेंट इस कॉलेज का रहता है, सौमित्रा विश्वास, और सौमित्रा विश्वास की लाश जो है उसके हॉस्टल में लटकती हुई मिलती है। ये पहला केस था। जी। किसी जो ये बताया जा रहा ना कि ये जो चीज़ें हैं कि भाई सुसाइड कर लिया, तो ये सुसाइड, मर्डर को सुसाइड बताने वाला पहला केस नहीं है। 2001 की घटना से मैंने शुरुआत की, हो सकता है इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हों, वो पब्लिक उसमें ना आई हों, बट ये घटना आई थी, न्यूज़ में आई थी, और बाकायदा इस पर न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, वेबसाइट्स पर ये न्यूज़ छपी हुई थी। आपको भी ये सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। तो सौमित्रा विश्वास की लाश मिलती है 2001 में, और उसके हॉस्टल में। उससे पहले सर 1999 में मधुसूदन साहू की भी एग्जैक्टली इसी तरह से लाश मिलती है, और उसे बताया जाता है 1999 में, इससे भी 2 साल पहले।
मधुसूदन जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या ये भी सेम था कि मतलब जो भी चीज़ें जो अस्पताल की थी, चूँकि ये भी सामने आया है कि अस्पताल में सेक्स वर्कर्स को बुला करके पॉर्न मूवी शूट भी करवाता था। उस पर भी उस पर ये भी आएंगे। हाँ, तो वो भी होता था। तो ये सारे जो था, तो उसमें क्या हुआ? तो केस में कुछ पता चला था कि नहीं चला? तो भी कुछ भी नहीं सर, बस ये है कि सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, सब में सबकी जो मौत थी उसको सुसाइड दिखा दिया गया। और जैसे ही सुसाइड बताया गया, सभी के सर जितने भी लोग हैं, सभी के माँ बाप का, सभी के गार्जियंस का यही कहना था कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ घंटे पहले तो उसने हमसे फ़ोन पे बात करी थी और सब कुछ ठीक था। मतलब कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कौन मतलब 2-3 घंटे में कोई सुसाइड कर लेगा, बताइए। वही जी, तो सौमित्रा विश्वास के साथ यही हुआ। मैं उस पर आते 2001 में। तो बाद में जब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई ने सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुआ इसका, तो सीआईडी को जो सारे तथ्य मिलते हैं, अब ये तो नहीं पता चल पाता है कि किसने मारा था। वहाँ भी रिपोर्ट लगाई जाती है कि फांसी लगाया था और एक पतली सी रस्सी थी। एक प्रोफेसर ने, उस हॉस्पिटल के प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने वो रस्सी देखी थी, बट पतला सा जो होते हैं ना तार, नायलॉन जो होते हैं, तार जो होते हैं, उससे फांसी लगाई थी, जबकि ऐसा संभव ही नहीं कि कोई उससे फांसी लगा सकता है। और बाकायदा रिपोर्ट में बताया, एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि उसको मारने से पहले जो है उसके गले में कपड़ा ठूंस दिया गया था, जिससे उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी। जब इसके पीछे की पूरी कहानी पड़ताल किया गया तो स्टूडेंट्स ने, वहाँ से लोगों ने बताया कि उस हॉस्पिटल में एक सेक्स रैकेट काम करता था। वहाँ पर सेक्स वर्कर्स को, वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर, वहाँ से सेक्स वर्कर्स को उस हॉस्पिटल बुलाया जाता था। बाकायदा पोर्न वीडियो शूट किए जाते थे और उन पोर्न वीडियो को मार्क करके उनके चेहरे पर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की फ़ोटो लगाई जाती थी। ये सोचिए 2001 की बात है। 2001, अब तो ये चीज़ें आम बात हो गई, एआई आ गया है, ये सब मॉर्फिंग करना है ना, फेस स्वैप करना, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई हैं। आप भी बैठे बैठे मोबाइल से कर सकते हो, बहुत सारे ऐप हो गए। लेकिन 2001 में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, बहुत ही प्रोसेस और सर, और साथ ही साथ जब ये चीज़ सामने आई, जो ये 2001 वाला जो केस आप बता रहे हैं, आप देखिएगा, ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब चेक किया गया, जांचा गया वहाँ पे रूम को, तो वहाँ पे 2001 में बड़े वाले जो ट्राइपॉड होते हैं जो मूवी शूट के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो लाइट्स होती हैं जो बाकायदा कोई शॉट को कैप्चर करने के लिए लाइट जिसका यूज़ किया जाता है, वो वाली लाइट्स मिली, वो वाले ट्राइपॉड्स मिले 2001 में। देखिए आज के समय में अगर ये चीज़ें मिले तो हमारे घर में भी कॉमन है, ये चीज़ें तो कॉमन है सबके घर में। 2001 में ये चीज़ें मिलना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लोग पहुंचे, वहाँ पुलिस पहुंची, तो तब मिला, ये सोचिए आप। तो मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है कि उस ज़माने में ये चीज़ें होना वहाँ पे, जबकि इसका तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, इस चीज़ का वहाँ पे काम ही नहीं है। और सबसे जो हीनियस चीज़ आपकी सुन करके आप जो मतलब आपको कानों से खून भी निकल सकते हैं आपके, कि जो चीज़ें सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आई कि जो वहाँ पर बॉडीज़ आती थी महिलाओं की, जो डेड बॉडीज़ होती थी, उनके साथ पोर्न वीडियो शूट किए जाते थे। नेक्रोफिलिया जो कहते हैं, जी। जैसे किसी लाश के साथ गंदा काम करना, लाश कोई मर चुका है। जी। एक स्पेनिश मूवी है, ऐसे कुछ मैंने मूवी देखी है, मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बाकायदा इसी पर नेक्रोफिलिया पर आधारित थी। तो कैसे कैसे उसमें दिखाया गया है। तो नेक्रोफिलिया से ग्रसित लोग होते हैं जिनको, उनको मरी हुई बॉडीज़ में को देख करके भी उनके अंदर हवस जागती है, वासना, काम वासना जागृत होती है जी। और यहाँ तक कि मैं आपको अमन भाई बताऊँ, ये नेक्रोफिलिया के केसेस मैं आपको बताऊँगी तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे। 2013 में जब उत्तराखंड का जो हुआ था, आपदा आई थी, जी, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज़ जो है आज तक लोग नहीं मिले जी। कितने लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग आज भी मिसिंग हैं जी, जिनको पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। और नहीं ढूंढ पाई, इसका रीज़न ये है कि एक पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने बॉडीज़ का अंतिम संस्कार किस तरीके से करवाया। उन्होंने बाकायदा एक जाकर के जगह बॉडीज़ को इकट्ठा कर दिया जाता था, उन पर पेट्रोल डाल करके उनको जला दिया जाता था, बिना नोट डाउन किए कि किसकी बॉडी है, बिना कोई मतलब सैंपल लिया जाता था छोटा सा, जो भी ऑटोप्सी वगैरह जो होता है, कि मतलब बाद में डीएनए वगैरह से करके पता, जो बॉडीज़ मिलती थी डीएनए वगैरह सैंपल किसी को लिया जाता, किसी को वैसे ही जला दिया जाता। तो आज भी
उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत लोगों की बॉडीज मिली ही नहीं, बहुत लोग आज तक गायब हैं। उनके घर वाले साथ में बैठे कि हो सकता है कि आज भी जिंदा हों, बट ऐसा नहीं है। जब ये सारी चीज़ें अमन भाई, ये सारी चीज़ें साफ हुई और बाद में जब जहाँ जहाँ पर पहाड़ टूट गए थे या जंगल बह गए थे, तो वहाँ पर आज भी वहाँ पर लाशें, कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। तो उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी अमन भाई कि वहाँ पर ऐसे लोगों को देखा गया था जो जब वो लाशें, महिलाओं की जो लावारिस पड़ी हुई थी, उन लाशों के साथ कुछ लोगों को जो है दुष्कर्म करते हुए देखा गया था, संबंध बनाते हुए पाया गया था। वो वहाँ के लोग, मतलब अब लोकल्स में कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोग ऑब्जेक्ट करें, बट ये मैंने पढ़ा था जी। ये कहीं ना कहीं सोर्स होगा इंटरनेट पर, कहीं ना कहीं होगा, मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे आज भी याद है। 2013 की घटना है ये, कि वहाँ पर जो लाशें थीं, कोई पेड़ में फंस गई लाश, और वो ऐसी लाशें थीं जो विचक्त हो चुकी हैं, जो सड़ रही हैं, ऐसी लाशों के साथ संबंध बनाए गए थे। बताइए सर, इंसानियत और कितनी नीचे जाके गिरेगी सर, बताइए। आप ये सोच सकते हैं कि कितने गंदे लोग, कितने बुरे लोग इस दुनिया में हैं, तो वो लाश को नहीं छोड़े। शैतान हैवान इसी धरती पे मौजूद हैं, वो भी इंसान के मुखौटे में। यहाँ भी ऐसा तमाम मैं आपको नेक्रोफिलिया का और सारा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब नेक्रोफिलिया की बात चल रही है तो पाकिस्तान में जी ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर कब्र से लाश को निकाल करके उनके साथ किया जाता है। इस वजह से जब कोई महिला मरती है जी, या कोई जवान महिला मरती है, खूबसूरत महिला मरती है, तो बाकायदा उनके घर वाले, जब उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो उसके घर वाले बहुत दिनों तक, 10-15 दिनों तक उसकी रखवाली करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई आकर के बॉडी को निकाल करके साथ उसके साथ दुष्कर्म। बताइए सर, बताइए, सोचिए, मतलब किस हद ऐसा होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये सर खबर मैंने भी पढ़ी थी, मुझे भी पता लगा था इस खबर का। और लोग कहते हैं ना कि हमारे इतिहास में जब जौहर प्रथा एक देखने को सुनने को मिलती है, जो रानी पद्मावती की कहानी, कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक है, कुछ लोग ये कहते हैं, जौहर प्रथा एक सुनने को मिलती है। जौहर प्रथा क्यों होती थी कि महिलाएं समूह में आकर के आग में जल जाती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि जो वो आतताई होते थे, आक्रमणकारी होते थे, वो नेक्रोफिलिया से ग्रसित होते थे। तो महिला ने मान लीजिए सुसाइड कर लिया, अपने आप को स्टैब करके चाकू से उसने गला काट लिया या कुछ नस काट लिया, फांसी लटक गई, लेकिन उसकी बॉडी सुरक्षित रहेगी। तो उस बॉडी के साथ भी गलत काम ना कर पाए, इस वजह से वो महिलाएं अपने आप को जीते जी आग के हवाले कर देती। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली इसी वजह से वो जो पद्मावती जी के टाइम पे जो जौहर करती थी सारी महिलाएं एक साथ मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेके, कुप्रथा थी ये, जो जिसको कुप्रथा कहा जाता है। देखिए, एक तो है सती प्रथा, एक है जौहर प्रथा, दोनों अलग जी 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 जी, दोनों के अपने अपने अलग रीजंस हैं जी। और सती प्रथा अलग था, सती प्रथा पे फिर कभी बात करेंगे, जाते हैं डिटेल में बात करें। लेकिन जो ये नेक्रोफिलिया की वजह से था, तो नेक्रोफिलिया मतलब होता है कि लाशों की, जो ऐसे कुछ लोग होते हैं, दरिंदे होते हैं, जिनको लाशों को देख करके जिनके मन में सेक्स करने की इच्छा जागृत होती है, तो वहाँ पर बाकायदा इसको शूट करने के लिए, नेक्रोफिलिया वीडियोस बनाने के लिए, बाकायदा शूट करने के लिए बाद में बहुत सारे कानून सख्त हुए। जब अमन भाई पोर्नोग्राफी को लेकर के बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन किया गया, मतलब ग्लोबल लेवल पर आज के 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, 2010 में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया कि पोर्नोग्राफी में छोटे बच्चों को ना इस्तेमाल किया जाए, मतलब उनकी वीडियोस को बेचा जा रहा था, या फिर ऐसे केसेस नेक्रोफिलिया जो होते हैं इन सबको ना हो, तो इसके लिए बड़ा ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जी जी। तो इस वजह से ग्लोबल लेवल पर सरकारें बहुत सख्त हुई, इस वजह से ऐसे कंटेंट को डिलीट करवाया गया जी जी जी। लेकिन ये बड़ा आम था 2001 वगैरह में नेक्रोफिलिया, ये सारे वीडियोस शूट करके ये सब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ही उसको बेचा जा रहा था। क्योंकि 2001 में ये आम बात नहीं थी कि कोई वीडियो बाकायदा वहाँ पर ट्राइपॉड वगैरह करके वहाँ पर शूट किया जाए और फेस स्वाइप करके जी। तो ये सौमित्रा विश्वास थे, कहानी पर लौटते हैं कट्टू। उनकी एक गर्लफ्रेंड रहती हैं जी। किसी बर्थडे पार्टी की फोटोज को उनको लिया जाता है, उनकी जो गर्लफ्रेंड की फोटो को स्वैप करके जो है उनका चेहरा लगा दिया जाता है पोर्न स्टार के, जो पोर्न में काम करने वाली महिला रहती है उसके सब उस पर। ये बात जब सौमित्रा विश्वास को पता चलती है तो बहुत आहत होते हैं, और इसी वजह से वो इसका पर्दाफाश करने के लिए आगे आते हैं। इससे पहले इनको जो है मार दिया जाता है। हाँ सर, ये खबर आई थी, इसको सुसाइड बताती है।
जी। और चूंकि भाई बाद में जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तब बाद में CBI या CID के हाथ में चीज़ें पहुँचती हैं, तो CID ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको इतना ही पता लगा कि हाँ वो उसमें पोर्नोग्राफी का मामला हुआ था। बट इतना बड़ा मामला आने के बाद भी उस समय की सरकार ने, जो भी रहा होगा जी, कोई भी सरकार रही हो, पुलिस प्रशासन रही हो, उनके कानों पर जू नहीं देंगे। सर ये जो माफिया राज है, माफिया जो मतलब शुरू से ऊपर से लेके अंतरकरण तक, जो पुलिस को भी अपनी गिरफ्त में लेकर, पुलिस को भी अपना नुमाइंदा बनाकर सभी चीज को खरीद वही कर, मैं कह रहा था कि कोई ऐसा है जो सभी को कंट्रोल कर रहा है, जो सरकार को भी कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। हम और आप लोग बहुत छोटे हैं उसके सामने। जी। उसके बाद अर्जित दत्ता, गौतम पाल, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पर जो है उनको मार करके किसी को दफना, उनके घर में ही दफना दिया गया, किसी को वो ड्रग ओवरडोज बता दिया गया, किसी की मौत को, किसी को छत से धकेल दिया गया, बोला गया सुसाइड है। मतलब कॉमन सी बात, एक चीज़ उसमें जोड़ दी जाती थी, सुसाइड है। जी। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इन सब घटनाओं में। जी। इन सब घटनाओं में शामिल होने का, फिर भी क्या पुलिस ने इस पर संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, या जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार, उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की? ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और मैंने जो अभी बताया कि जो हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल संदीप घोष जी, जो क्या क्या करते थे, 20% कट पर ओपन मार्केट में वेस्टेज को बेच देते हैं, जो हो सकता है कि उनका बेचा हुआ वेस्टेज कल तक आपके भी किसी या आप तक पहुंचे, आपके शरीर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, या हो सकता है कि किसी रिश्तेदार, किसी रिलेटिव या आपके किसी जानने वाले के लिए, आपके दोस्त के, अपने मित्र के, उसके लिए इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। एग्जैक्टली सर। तो उसको तो पक्का ही मरना है, ऊपर जाना है। जी सर। कहीं से कुछ निकल गया, चाहे भी हो गया, कुछ बीमारी निकल आई तो उसको जाना है। तो मतलब इतने ज़्यादा बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद संदीप घोष जैसे लोगों को प्रमोट करके सरकार जो है ऊपर भेज देती है। जी। तो ये मजाक चल रहा है, सिस्टम के साथ मजाक चल रहा है, इंसानियत के साथ मजाक चल रहा है। सब बिक चुके हैं सर, सभी के मुंह में पैसा ठूसा जा रहा है, बस और कुछ नहीं। वही चीज, पैसा, पावर, इसके माफिया। अमन भाई कुछ और जो फैक्ट्स हो जो अभी ना पता चले हो तो अभी जो आप बताना चाहते हैं? सर लगभग सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, बट CBI के सूत्रों से ये पता चला है कि मौजूदा समय में क्या CBI के सूत्रों से पता चला है कि ये जो किया धरा है सिर्फ संजय रॉय नहीं किया है, क्योंकि CCTV कैमरे में जो बाकी के 4 लोग आए हैं, आरका, सुमित्रा और जो बाकी के गोलन और वो जो देवाशीष है, वो 2 से 5 मिनट के अंदर ही, जहाँ वो बता रहे थे कि हम तो यहाँ थे, हम तो यहाँ चले गए थे उस रात को इतने बजे, वो 2 से 5 मिनट के अंदर उस जगह पे पहुँच चुके थे, उन अपनी अपनी जगहों पे जहाँ पे वो बता रहे थे, और वो अपनी अपनी जगह जा चुके थे। ये प्रूफ हुआ है जो कॉरिडोर्स में जो CCTV कैमरे लगे हैं, उस CCTV कैमरे की फुटेज के बेसिस पे एक अंदाज़ा लगा के, क्योंकि जो कॉरिडोर का जो कैमरा है CCTV कैमरा, वो सिर्फ उतने पर्टिकुलर वो सीढ़ियों के एरिया को कवर कर रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे गुजरा, कौन कितने बजे कहाँ गया। बस ये दोनों फ्लोर्स के थर्ड और फोर्थ फ्लोर के जो CCTV कैमरे, उसके आधार पे, और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया गया था। और कुल मिला के ये जो है सर, संजय रॉय ही अपने आप को बोल रहा है कि मैंने किया, और संजय रॉय पे ही सारी उंगलियां उठाई जा रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संजय रॉय पे ही पूरा ठीकरा फोड़ने के लिए ही, मतलब संजय रॉय को एक मोहरा बनाया गया है कि भैया ये सब मोहरा है जी, मोहरा कह सकते हैं, बलि का बकरा कह सकते हैं, इसको बाकायदा फ्रेम किया गया है। और क्योंकि कोई भी अपराधी जो होता है पहली बार में ऐसा नहीं बोलता है मैंने, हाँ एग्जैक्टली चीजें की गई हैं। जी बिल्कुल। और CBI जो कुछ भी कहे, लेकिन इतना कॉमन, इतना तो दिमाग हम लोगों के पास है, इतनी तो बू आ रही कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल। अरे सर, दूर से अगर धुआं दिख रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तभी तो धुआं दिख रहा है। और मैं ये भी एक फैक्ट बात बता देता हूँ दर्शकों को, अमन भाई जी, किस केस में कुछ होना नहीं है, उसी को जो है समय बीतेगा, रिमांड में लेकर के, सही बात उसी को कोर्ट में पेश करके उसको सजा दिला दी जाएगी। 10 साल 5 साल बाद फिर लोग भूल चुके होंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ होगा, फिर आएगा, फिर वो किसी वेश में आकर के फिर वो यही काम करेगा। सही बात है सर, वो काम करेगा ना, लेकिन इसके पीछे जो एक तंत्र है बाकायदा, जिसके पीछे काम कर रहा है, सबसे खतरनाक वो है जी। एग्जैक्टली। वो जब तक सामने नहीं आएगा
वो माफिया तब है तक, सर, वो माफिया है, उसके हाथ में तो पूरी चाबी है, सबको कठपुतलियों की चला पूरी चाबी है। वो कौन है वो पर्दे के पीछे से बैठ करके सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको कंट्रोल नेताओं को कंट्रोल कर रहा है। बट एक अच्छी चीज़ है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया है। यस, हम जैसे लोग क्रिएटर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से इन सारी चीज़ों को बताने के लिए आते हैं जी। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे क्रिएटर्स को समन भेजा जा चुका है, लेटर भेजा जा चुका है, बहुत सारे क्रिएटर्स को धमकियां फ़ोन पर दी जा चुकी है, बाकायदा इस पर भी सारी चीज़ें हैं जी तो हो सकता है कि हमारे पास भी ऐसा कुछ है। जी। बट हमारा जो काम था हम लोगों ने किया और उम्मीद करते हैं कि जो नीता है, जिनका काल्पनिक नाम जो हम ले रहे हैं, उनके साथ न्याय हो एग्जैक्टली और असली वाला न्याय हो, खाना पूर्ति वाला न्याय ना हो। यस सर, मतलब जिससे जो घटनाएं होने वाली, जैसे आपने 1999 बताया, 1999 से अभी तो 2024 तक जो भी चीज़ें हुई, जो भी जिन लोगों की जाने गई, उन सभी को भी न्याय मिले, उन सभी को भी न्याय मिले, उन सभी को भी न्याय मिले। उनकी आत्माएं आज न्याय पाने के लिए भटक रही होंगी, गुहार लगा रही यस सर, बिल्कुल भटक रही होंगी, प्रेत योनि में भटक रहे होंगे वो बेचारे। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो माफिया जो इन सभी लोगों को चला रहा है, जो सभी को कठपुतली की तरह नचा रहा है, वो चाहे कितना ही बड़ा हो, पर वो शायद ये भूल गया है कि जनता ही असली राजा होती है और जनता ही असली पावर होती है। और इसीलिए जैसा कि अभी अनुराग सर आपने कहा कि चूंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सोशल मीडिया है और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज भी हिम्मत रखते हैं आपके सामने सच्चाई लेकर आने की, तो ये जो ऊपर वाले की लाठी है ये पड़ेगी तो पड़ेगी, ज़रूर एक दिन पड़ेगी। और जनता जो है वो बहुत पावर रखती है और जनता अगर चाह ले, जनता अगर ठान ले ना, और जनता अगर अपनी वाली पे आ जाए ना, तो बड़े बड़े सिंहासन को भी डोलने पर मजबूर होना पड़ ही जाता है। एक कहता है ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर। एग्जैक्टली सर, कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, भौतिक दुनिया में न्याय नहीं हो पाएगा। भौतिक अदालतें ये जो बनाई गई हैं, संविधान कानून ये जो बनाया गया है, ये अदालतें भले ही न्याय ना दिला पाए, लेकिन जो एक बैठा ना ऊपर वाला वो न्याय जरूर करेगा। तो न्याय होगा देर से फिर, लेकिन उससे पहले यही है कि इस देश की न्याय व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था बहुत ही घटिया है, जिसको जितना भी इसको दुत्कारा जाए उतना ही कम है, उतना ही। और दूसरी चीज ये है कि समाज को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात सिर्फ जैसे जो रेप की आड़ में, बलात्कार की आड़ में जो सारी चीजें यहाँ पर हुई, हमने पूरा आपको हिस्ट्री जो बताया, ये बात सिर्फ क्योंकि रेप तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं। लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर रेप, बलात्कार जैसी चीजों पर बात करेंगे तो इसमें समाज का एक बहुत अहम रोल होता है। समाज का नज़रिया कैसे काम करता है, आप रेपिस्ट के प्रति कैसे सोचते हैं। आप कोई रेपिस्ट है तो आप उसको अपने धर्म का, उसको जाति का बता करके उसको उसके साथ उसके भेदभाव करते हैं कि नहीं मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है तो अच्छा है। तो ये नहीं करना है। यस सर, गलत दूसरी चीज़ जो ट्रेंड है, गलत मतलब गलत किसी भी पार्टी का। दूसरी चीज़ ये जो आज ट्रेंड चला है, बहुत ज्यादा मतलब माँ बहन की गालियां दी जाती है। मतलब आज तो बड़ी, अमन भाई, बड़ी आम बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कॉमन हो गया सर। दिन भर में कई बार लोग देते हैं, सही माँ बात, की गालियां देते हैं। यस सर। अबे वो मतलब जो यूथ आज की यंग जनरेशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो सीख क्या रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या परवरिश हो रही है उनकी, क्या देखते हुए परवरिश हो रही है, क्या सुनते हुए परवरिश हो रही है। अपने तुम्हारा दोस्त जो है, जो तुम्हारा भाई होता है, वो तुमको तुम्हारी माँ की गाली देकर के संबोधित कर रहा है, खुद का भाई, जबकि वो उसकी भी माँ की गाली देकर के। बताइए। तो ये कैसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर एक औरत को एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है। ऐसे बहुत भोजपुरी गाने बनते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री जो फूड या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, जो औरतों को केंद्र में रख करके उनके विशेष कामुक अंगों की बात करती है, ढोड़ी की बात करती है, छाती की बात करती है, वर्ड्स लिखे जाते हैं, लिरिक्स ऐसे लिखी जाती है, ऐसे गाने उन लिरिक्स पे बनाए जाते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके सामने इस तरह से पेश की जाएं कि आप भी उत्तेजित हों। मतलब ये उनका मकसद ही होता है, आपको उत्तेजित करना, आपको गर्म करना, आपकी मतलब जितना आप देखोगे उतना उनकी टीआरपी बढ़ेगी। पर उसी चक्कर में जो देखते देखते जो समाज को जो गंदगी फैल रही है, समाज तक जो गंदगी फैल रही है, उसका क्या? तो अमन भाई, कानून को तो बदलने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले बदलने की जरूरत है, समाज को बदलने की जरूरत है। Exactly. और समाज के बदलने की शुरुआत आपसे होगी। बिल्कुल, एक व्यक्ति विशेष आप जब बदलने की कोशिश करो, कहते हैं ना कि आप दुनिया को मत बदलो, आप खुद बदल जाओ। सही बात है सर। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत सारी बातचीत हुई जी। आपकी पत्नी भी है, बट बात पत्नी पर आते हैं, पत्नी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, सही बात है।
पत्नी के साथ भी वो काम आप नहीं कर सकते हो जो ज़बरदस्ती, जिसको जो नाम दिया जाता है ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी आपको, मतलब पत्नी के साथ एक वो समझता है अरे इस पे तो मेरा हक है, ये नहीं, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, नो मीन्स नो, और आपको अपनी मर्यादाएं पता होनी चाहिए। कई लोग इसको खिलौना समझ लेते हैं पता होनी चाहिए और वो खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी मूवी में देखी होती है। सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, पॉर्न मूवीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो है, टॉप 3 व्यूअरशिप में इंडिया का नाम आता है। सोचिए पूरी पॉर्न इंडस्ट्री जो पूरे वर्ल्ड की है। एक एडिक्शन होता है, जैसे आपने पॉर्न मूवीज़ का नाम लिया, पॉर्न वीडियोज़ का नाम लिया, ये भी एक एडिक्शन है, लोग देखते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नत कर रही है। और साथ में सर शराब भी, पॉर्न प्लस शराब, ये हर केस में देखने को मिल रहा है। अभी जितने भी केसेस आए सब में शराब पॉर्न। चलिए पॉर्न को तो एक तरीके से सरकार ये कहती है बैन कराया जाता है ना, इन सारी चीज़ें तमाम की। शराब तो नहीं बंद करवाती है सरकार, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पॉर्न मूवीज़ जो है उसको भी सरकार लीगलाइज कर देगी आने वाले समय में, 20 साल में, 30 साल में आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। तो वो एक अलग मसला है, वो आपका व्यक्तिगत, जैसे आप शराब, मैंने कहा ना शराब पीते हैं, पॉर्न देखते हैं, तो आप एक नैतिक आधार पर आप गलत हैं। मैंने कहा ना कि तो नैतिक लीगली आप सही हैं पर एथिकली आप गलत हैं। एथिकली आप गलत हैं, तो वहाँ पर आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी एडिक्शन है, एडिक्ट हैं, तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ से उसको देख करके, उसको फॉलो करके, योगा करके, ध्यान लगा करके उस एडिक्शन को छुड़ा सकते हैं, लत को छुड़ा सकते हैं, चाहे वो शराब की लत हो, पॉर्न की लत हो। तो कुल मिलाकर के यही है कि अपने आप को बदलना है, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक अच्छी सोच के साथ, जिससे आने वाले समय में जो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी बेटी होगी, तो बेटी एक सभ्य समाज में सांस ले पाए और कोई ये ना कहे कि वो आपकी बेटी रात में नहीं निकल सकती है, वो रात में निकली इस वजह से उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा ना हो, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल ना क्रिएट हो। इस वजह से सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, आपको सुधरना है। आप सुधर गए तो जग सुधर गया। कहते ना कि पेड़ लगाओ मत, पेड़ काटो मत, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ मत, पेड़ लगाओ, भले ही मत लगाओ, लेकिन पेड़ को काटो मत। पेड़ अपने आप जम जाएगा जी। नदी को साफ मत करो, लेकिन उसको गंदा मत करो, वो अपने आप साफ हो जाएगी। सही बात है। तो इसी तरह समाज है जी, आप समाज को सुधारने का जिम्मा ना लीजिए, आप अपने आप को सुधारने का जिम्मा लीजिए। आप अपने बस सभी ने अपने आप को सुधारने का जिम्मा ले लिया, उस दिन ये पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अमन भाई, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सार्थक बातें हुई हैं आज के इस वीडियो में, सामाजिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, मतलब उस केस पर हम लोगों की बातचीत जी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी, हालांकि उम्मीद कम है कि इतने लोग इस चीज़ को यहाँ तक, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, जो भी दर्शक हैं, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है और आप समझ लीजिए कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो बहुत कई लोगों से बहुत आगे है, बहुत अव्वल है। सही बात है, बहुत आगे है। और आप अपनी लाइफ में वाकई में सीरियस हैं और काम ना करते हैं जिंदगी में जी, और आप आगे जाओगे अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो किताबें पढ़ता है, लोगों को सुनता है, वो कुछ ना कुछ करके हासिल होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को हम विराम देते हैं। अमन भाई, आप अपने क्लोजिंग दे सकते हैं, कुछ आप अगर कहना चाहते हो, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट, ये वीडियो यहाँ पर रोकते हैं। बस मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जितना आपने यहाँ तक अगर इस पूरे वीडियो को देखा है, जैसा कि अनुराग सर ने कहा कि आप वाकई में अपने जीवन को लेकर बहुत सजग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये जो चर्चा है जो आज हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो और भी लोगों तक पहुँच सके। और बस यही है कि सच्चाई का साथ दें और ख़ुद पर काम करके ख़ुद को जितना भी, अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत ठीक हूँ, फिर भी सुधारिए, देखिए क्या कमी है, सुधारिए और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। दुनिया खुद ब खुद बेहतरी की ओर चली जाएगी। इन्हीं आप भले तो जग भला जी, इन्हीं बातों के साथ इस वाणी को विराम देते हैं जी। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और बातचीत के साथ, कुछ जानकारी के खजानों के साथ, कुछ सीख के साथ, कुछ संदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।